वैसे सर मैंने तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की एग्ज़ाम्स की वजह से, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स थे, तो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको इंटरव्यू देना है, प्रैक्टिकल अभी नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको जाना है इंटरव्यू देना ग्राफिकल का, तो आप दे सकेंगे, ये लगता है आपको? जी सर, वैसे दिन तो अभी बहुत हो गए, रिपीट नहीं किया, तो इतना कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे सकता मैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह। सही है। मतलब देखें, बात वही होती है कि अगर आपको सारी चीज़ें आती है तो उसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ग्राफिकल में व्हाट इज म्यूटेशन हो गया, व्हाट इज क्यूरी हो गया, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन हो गया, ग्राफिकल कैसे काम करता है, सर्वर साइड क्या कहाँ होती है, क्लाइंट कहाँ होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक टू दिस स्पेसिफिक कहूँ कि आपको ग्राफिकल का इंटरव्यू देना, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है वो तो डेफिनेटली हैंड्स ऑन होगा तब आप कर सकेंगे। लेकिन एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, लेट्स से आपको देना हो तो क्या लगता है कि आप ये सारी चीज़ें आपको पता है, दे सकते हैं? बुक पढ़ी है आपने? जी सर, ऐसे जनरल बातें तो पता है, जैसे मैंने अभी एक बुक में पढ़ा था, सिलेक्शन सेट होता है, क्वेरी, म्यूटेशन और जो है सर्वर साइड पे फिर रिज़ॉल्व फंक्शन होता है, तो ये चीज़ें तो पता है। Good, good. अच्छा जी, तो आप सब दूसरे बताएं कि जो रेपो के अंदर मैं देखता हूँ कि काफी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, क्या सबके साथ इशू आ रहे हैं, चल भी रहा है किसी के पास? अगर सबके पास इशू आ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कुछ देखना पड़ेगा, और किसी किसी के पास इशू आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो पैकेजेस सही इंस्टॉल नहीं हो रहेंगे या तो नोट का वर्जन का इशू होगा। दो में से एक चीज होती है यूजुअली। सर काइंडली ऐसा करें कि मतलब स्पेशली जो फोल्डर नंबर 3 है ना, या जिसमें हम एप्लीकेशन है और हमारा सर्वर है फोल्डर नंबर 4 में, उनके लिए रीडमी अलग-अलग लिख दें, वो बहुत आसानी हो जाएगी उससे। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर अब आई है। आई डोंट नो म्यूट पे कैसे चली गई है। वेल, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। चले गुड है जी। अब बोलिए, आपकी आवाज से डिस्टॉर्शन बहुत आ रहा है रफीक साहब। सर मैं अभी बस बंद करने लगा, बस क्वेश्चन पूछना सर। सर वो मैंने आपसे पूछा ये था कि मुझे लास्ट टाइम गेट्सबी का आप वो गिटहब की रेपो आपने शेयर की थी जिस पे रियाज साहब की स्टेप बाय स्टेप, वो करनी दोबारा शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देते हैं, ये ले चैट के ऊपर शेयर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा क्वेश्चन था एक। जी जी। अच्छा, कि इसमें सर हेडलेस सीएमएस क्या होता है, और क्या ग्राफक्यूएल, गेट्सबी और जेमस्टिक तीनों को ही यूज करना इंपॉर्टेंट, या हम दो चीज या किसी, लाइक फॉर एग्जांपल हम गेट्सबी यूज नहीं करें, हम रेस्टफुल एपीआई यूज करें, तो हम दोनों गेट्सबी के साथ यूज कर सकते हैं, ये ग्राफक्यूएल यूज करना लाजमी है? ये सवाल आते हैं। देखिए, गेट्सबी के साथ यूज करेंगे तो ग्राफक्यूएल यूज करना लाजमी है आपको, ठीक है। फॉर स्टैटिक जनरेटर के लिए स्टैटिक साइट्स जो पेजेस बनेंगे उसके अंदर, वो ग्राफक्यूएल की मदद से बनेंगे। हाँ, उसके अंदर आप अपनी एपीआई यूज करना चाहें, आप फैच यूज करना चाहें या एक्सियोस यूज करना चाहें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉन्टेंटफुल क्या है हेडलेस सीएमएस, इस पे अभी मैं डिस्कशन करूंगा जब हम कॉन्टेंटफुल की तरफ जाते हैं थोड़ी देर में, आज के दिन में। लेकिन लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं,
गेट्सबी और जी जी, ये हमने पूरा डिस्कस किया था ना, लास्ट क्लास आपने ली थी। जी सर दी थी, लेकिन समझ में नहीं आई थी काफी सारी चीजें, हमें वो क्लियर नहीं हो रहा था हमारा माइंड की। ओके, कोई बताएगा जो लास्ट क्लास में थे हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाई वी आर यूजिंग गेट्सबी, लाइक जैमस्टैक हम क्यों यूज कर रहे हैं सर? ताकि हमें स्टैटिक जो फायदा होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स का फायदा होता है वो हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या स्टैटिक, क्या हम अपनी एप्लीकेशन को स्टैटिक बनाएंगे तो क्या हम उसमें अपडेट वगैरह नहीं कर सकते? यूजुअली ये होता है, जो हम आम वेबसाइट्स बनाते हैं, हमारी HTML जो होती है ना, वो भी सर्वर पे लोड होती है। गेट्सबी के अंदर जब हम कंपोनेंट को जनरेट करते हैं तो उसकी HTML क्लाइंट साइड पे ही रेंडर हो जाती है, यानी कि HTML जो होती है वो सर्वर से नहीं आती, वो सर्वर क्लाइंट साइड पे होती है, इस वजह से ज्यादा फास्ट। कैशे में सेव होती है ना वो, तो फिर सर बिल्ड टाइम पे HTML जनरेट हो जाती है और जब रिक्वेस्ट होती है तो सिर्फ HTML आती है, तब रन टाइम पे जनरेट नहीं होती है HTML। बिल्कुल सही कहा अली भाई ने, अली मंसूर ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम एप्लीकेशन इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में से देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट डायनेमिक पार्ट है, तो डायनेमिक पार्ट को हम कहते हैं रन टाइम। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेंज नहीं होती, लाइक लोगो हो गया, आपकी कुछ डिज़ाइनिंग के अंदर जो नेविगेशन बार है वो हो गया, इस टाइप से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती। तो जो ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती, हम उसको कहते हैं बिल्ड टाइम डेटा। कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को जब बिल्ड करेंगे उस टाइम हम डेटा सारा का सारा HTML उसकी बना देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा तो HTML का पेज सबसे जल्दी रेंडर हो जाता है बानिस्बत के रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट बात करता है, रिएक्ट अपने बात करने के बाद जो आपके कंपोनेंट्स है वो आपको रेंडर करके दिखा रहा होता है। ऐसा ही होता है ना यूजुअली, तो रिएक्ट कंपोनेंट बनाता है तो वो कंपोनेंट जो बनाता है वो समझता कौन है, रिएक्ट की लाइब्रेरी समझती है। जब रिएक्ट की लाइब्रेरी समझती है तो वो एक अपना वर्चुअल डॉम बनाती है, और वो वर्चुअल डॉम बनाने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है उसका प्रोसेस, तो वो एक्चुअल डॉम के साथ इंटीग्रेट करता है। ऐसा ही है? यस सर। ये जो थोड़ा सा प्रोसेस है ये हमें नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि ये बहुत मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये भी एक प्रोसेस है ना। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए जब हमारे पास ज्यादा यूजर्स हों तो हम किस तरीके से देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर स्टैटिक डेटा हम किस किस को समझ सकते हैं, या ऐसा डेटा जो हमें सिर्फ एक दफा चाहिए होता है, बार बार नहीं चाहिए होता। ठीक है, लेट्स जिस तरीके से हमने एक एग्जांपल दी थी प्रोडक्ट्स की और कैटेगरीज की, लेट्स से प्रोडक्ट्स तो चलो फिर भी बढ़ रही होती, कैटेगरीज की बात करता हूँ। दराज के ऊपर जो कैटेगरीज है लेट्स से 7 है, 7 से 8 होने में इसको कितना टाइम लगता होगा, मतलब एक रफ आइडिया, 2 दिन 3 दिन ऐसा होगा, या चलो मैं तो कह रहा हूँ 1 दिन, ऐसा है? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि अगर हर दफा मैं रिक्वेस्ट करूं सर्वर पे कि भाई जाओ 7 जो भी कैटेगरीज है लेके आओ, यानी अगर 1000 यूजर्स आ रहे हैं तो 1000 दफा हिट किस पे गई? कैटेगरीज पे, डेटाबेस पे, 7 सर्वर पे गई। एग्जैक्टली, सर्वर से गई। अब वो डेटाबेस तक जाता है या नहीं जाता वो भी एक अलग कहानी है, क्योंकि बहुत से लोग सर्वर के ऊपर भी कैशिंग वगैरह यूज करके इम्प्रूव करते हैं कुछ चीजों को, लेकिन फिर भी सर्वर तक तो रिक्वेस्ट गई ना। यस सर। सर्वर तक रिक्वेस्ट गई, लेट से 10 मिली सेकेंड लगे आपको या 6 मिली सेकेंड्स लगे, वापस रिस्पॉन्स आया, यानी अगर आप समझ लें 10,000 यूजर्स थे तो भले 6 मिली सेकेंड्स की रिक्वेस्ट लगी, जो कि आपको बज़ाहिर इतना नजर नहीं आता कि यार 6 मिली MS की तो रिक्वेस्ट कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये देखिए 1000 रिक्वेस्ट भी तो सर्वर पे गई, सर्वर को 1000 रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ी ना। यस सर। तो इससे अच्छा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि अगर मेरी जो स्टैटिक साइट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो डायरेक्ट ही मैं HTML में डाल दूं वन टाइम, सिर्फ फर्स्ट टाइम। लेट्स से जब मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ, बिल्ड करने के टाइम पे एक रिक्वेस्ट वेट होगी, वहां से अगर 7 कैटेगरीज आई तो 7 कैटेगरीज आपके HTML के अंदर मैंने राइट कर दी एंड मैंने डिप्लॉय कर दिया अपना को जो भी अपनी वेबसाइट। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब जब भी कोई हिट कर रहा है उस पे तो कैटेगरीज 7 आ रही है, लेकिन वो HTML के अंदर डायरेक्ट क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है, हार्ड कोडेड आ गया अब उसके अंदर। तो अब क्या सर्वर पे रिक्वेस्ट जारी है? तो सर अब सर्वर पे रिक्वेस्ट कितनी दफा गई?
एक ही दफा गई। एक दफा ये एक ही दफा गई। कब कब सर वो तो जब हमने बिल्ड किया था तभी। बिल्ड यस बिल्ड किया, एग्जैक्टली। तो वो हमारा जब कुछ चीजें अब समझ में आई, बिल्ड टाइम, वो हमारा कौन सा टाइम था? बिल्ड टाइम नहीं, रन टाइम नहीं था, बिल्ड टाइम था, क्योंकि हमने बिल्ड टाइम पे वो सारी चीजें ली हैं। रन टाइम कहाँ पे आएगा आपका, अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर जब यूजर सर साइट रियल टाइम डेटा पे लॉगिन होगा, लेट से लॉगिन होगा, तो लॉगिन के बाद सारा डेटा आता है ना। लॉगिन से पहले तो मुझे नहीं पता कि कौन से यूजर का डेटा मुझे शो करना है, ऐसा ही है। यस सर। जी सर ऐसा ही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको पता है कि यार ये मैं रन टाइम पे इसको टैकल कर सकता हूँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्ड टाइम पे मैं हैंडल कर सकता हूँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो रन टाइम पे हम दोनों यूज कर सकते हैं गैट्सबी के अंदर। ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि स्टैटिक साइट जनरेटर है गैट्सबी। बिल्कुल है, क्योंकि स्टैटिक साइट है तभी तो हम वो सारी चीजें स्टैटिक करके हम HTML के अंदर राइट करके डिप्लॉय करते हैं। ये स्टैटिक है, लेकिन क्या सिर्फ स्टैटिक के लिए हम लोग यूज करते हैं? नहीं, इसको हम डायनेमिकली भी यूज कर सकते हैं। डायनेमिकली यानी रन टाइम पे। अब जब लॉगिन होगा तो आप उसके अंदर API कॉल्स लगा सकते हैं, सारा काम जिस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर करते हैं, तो सारा काम आप वही कर सकते हैं। मेक सेंस? यस सर। अब ऐसी कोई चीज जो अभी भी समझ में ना आई हो तो मैं एक दफा दोबारा कोशिश कर लेता हूँ। सर हम साइट जनरेटर के लिए गेट्सबाय यूज कर रहे हैं और हेडलेस CMS के लिए हम कंटेंटफुल यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो सर क्योंकि हम डेटा कहीं ना कहीं से तो लेके आएंगे ना, डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। एक तरीका तो ये है कि मैं अपना पूरा सर्वर बनाऊं, सही है, और सर्वर बनाने के बाद सारा डेटा डालूं वहां पे, और फिर उस सर्वर को मैं यूज कर लूं APIs के थ्रू, और फिर यहाँ पे गेट्सबी के अंदर यूज करूं। एक तरीका ये भी है, लेकिन ज्यादातर जो यूज करते हैं वो कंटेंट हेडलेस CMS यूज करते हैं। हेडलेस CMS का मतलब यही है कि इससे आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम कंटेंटफुल पे जाएंगे। अगर मैं ये नहीं करूंगा, अपना सर्वर बनाऊंगा, तो मुझे CMS टाइप का कोई काम करना पड़ेगा जिसकी मदद से क्या हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सेस कर सकूं और कंटेंट मैनेज कर सकूं। पूरा अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो दोनों रास्ते आप अपना आप यूज कर लें, या तो जो बने बनाए आप उसको यूज करें। हेडलेस CMS का फायदा ये है कि इसका कोई हेड नहीं है। हेड नहीं है मतलब कि अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, वर्डप्रेस भी एक CMS है, लेकिन वो टाइटली कवर्ड है। अगर मैं वर्डप्रेस से डेटा निकालना चाहूं और गेट्सबी में यूज करना चाहूं तो उसके लिए मुझे काफी काम करना पड़ेगा। CMS का मतलब? CMS का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट, लाइक फ्लावर, ठीक है। तो सर हम सिर्फ कंटेंटफुल यूज क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर तो और भी बहुत सारे कंटेंटफुल वो है ना, लाइक जैसे अगर मैं कहूँ कि एंगुलर और रिएक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो वही वाली बात है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस है, जो ज्यादा चल रहा है, वो क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंडिंग है, वो कंटेंटफुल है। ठीक, तो ये देखिए, ये कंटेंटफुल है। ये सारी चीजें इसने पहले बना के दे दी आपको। आप बताएंगे मुझे ये डेटा स्कीमा चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मॉडल चाहिए, तो ये देखें, ये सारा काम आपको करके दे देगा। आपने यहाँ पे ऐड किया, सेव किया, और आप देखेंगे कहाँ पे अपने गेट्सबी के अंदर वो डेटा आ जाएगा। कैसे आएगा वो सारी चीजें हमें करके देखनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन पॉसिबल है। समझ में आती है बात? असल सर मकसद यही है जी सर। सर्वर पे बार-बार रिक्वेस्ट ना आ जाए। हम जो स्टेट हाँ, असल चीज यही है। जैसे ये गेटअप की मैं बात करता हूँ, गेटअप में अब जैसे ये वाला पेज है, थोड़ी देर के लिए देखें, इसके अंदर ये वाला पूरा बिल्ड टाइम है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, थोड़ा सा रन टाइम है। रन टाइम है ना, यहाँ पे जब मैं लॉग इन होऊंगा तो यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, मेरी यूजर की प्रोफाइल या आपके यूजर की प्रोफाइल, व्हाटएवर। तो इस टाइप से कुछ चीजें हैं जो एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन का एक अपना स्कोप होता है, हर एप्लीकेशन के अंदर एक अपना वो होता है, क्या होता है, यूज करने का तरीका है। क्योंकि उसकी हर वेबसाइट, जैसे फेसबुक की बात करूं, वो टोटली डायनामिक है, लेकिन उसके अंदर भी स्टैटिक अगर आप सोचे तो क्या आपके पास ऊपर वाला है नेविगेशन बार और साइड मेन्यूज कुछ हद तक वही है, स्टैटिक लगे हुए हैं। स्टैटिक का मतलब कि वो रैंडमली चेंज नहीं हो रहे होते। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें जो आपको सोचनी पड़ती हैं।
क्या आपके एप्लीकेशन के अलग अलग स्कोप्स होंगे, अलग अलग स्कोप के हवाले से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसी है। अब ये भी नहीं है कि हर वेबसाइट के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जिसके अंदर सारा डेटा डायनामिक आता होगा, हमेशा हर चीज़ चेंज हो जाती होगी या वट कुछ भी होता होगा, तो उसमें डेफिनेटली आप यूज़ नहीं करेंगे। क्या अगर मैं आपसे पूछूं अब मुझे HTML CSS की कोई वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे? सर HTML एक तो नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछूं, आप रिएक्ट यूज करोगे, सिंपल सा आप ये कहोगे क्या मैं रिएक्ट यूज करूंगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। अगर मेरे पास कोई HTML वेबसाइट आती है, मुझे कोई PSD या कोई इमेज दे दे, उसको लो ये बना के दो, तो मैं उसके लिए रिएक्ट यूज करूंगा, क्योंकि अब मेरे HTML CSS के अंदर ज्यादा काम करना पड़ेगा, जबकि रिएक्ट के अंदर मैं कंपोनेंट्स बना के उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा है? यस सर। यस सर। अब इसके अंदर एक और चीज, अगर क्लाइंट कहता है कि यार इसके अंदर ये जो हेडर के अंदर हेडिंग है ये मैं चेंज कर सकूं, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये मैं चेंज कर सकूं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये गेट्सबी और कंटेंटफुल सर फिर ये करना एक पड़ेगा। तरीका तो दूसरा ये है, दूसरा तरीका जो अभी तक अगर आपने गेट्सबी ना पढ़ा हो तो आप ये करेंगे कि आप अपना एक सर्वर बनाएंगे, उसके अंदर फिर वो जो जो चीजें कहेगा ये चेंज करना है ये होगा, तो फिर आप उसके लिए एक UI बनाएंगे चेंज करने के लिए भी, ऐसा ही है। और फिर आप सारा डेटा कहाँ से लेके आ रहे होंगे? सर्वर से। सर्वर से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अभी तक ऐसा ही होगा? यस सर, डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा यूजर का। कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, वो जो जो चीजें कहेगा, हेडर चेंज करना है तो आपको हेडर सेव करवाने पड़ेंगे डेटाबेस में, फिर लेके आने पड़ेंगे, फिर शो करवाने पड़ेंगे। तो ये हर API के अंदर सारे जितनी दफा पेज रिफ्रेश होगा या होम पेज क्लिक होगा तो ये सारी चीजें चलेंगी। सही कह रहा हूँ ना? ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी या अगर इस पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर क्लियर है तो वेल है, सर नहीं है वो तो कुछ पूछ सकते हैं। जो यूजर चेंजेस कहेगा वो तो हम हार्ड कोडेड कर सकते हैं ना, या वो डायनामिकली आप बात कर रहे हैं? नहीं, यूजर कहेगा मैं खुद करना चाहूँ, एक तो तरीका यही है ना कि वो पहले आपने वेबसाइट बनाई, बन गई, डिप्लॉय हो गया, अब यूजर आता है आपको कहता है कि यार ये चेंज कर दो, तो फिर आपने वही कोडिंग में चेंज किया, फिर आपने डिप्लॉय किया। एक तरीका तो ये था सिंपल। अब यूजर कहता है मैं खुद चेंज करूँ, मैं बार बार आपके पास नहीं आऊंगा। अच्छा सही सही। यस सर। ठीक है, लाइक जी सर, ये जो CMS वाली जो आपने एग्जांपल दी है सर, हाँ। इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल हम यूजर कहता है कि यार मेरी ये वेबसाइट बन गई है, ठीक है, तो उसकी चेंजेस वगैरह मैं खुद ही करूंगा, हम उसको डैशबोर्ड बना के दे देंगे जैसे वर्डप्रेस में होता है। तो सर इसकी लॉजिक रिपीट कीजिएगा जरा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो एक था कि यूजर ने दी आपको इमेज, आपने उसको स्टैटिक साइट जनरेट की, डिप्लॉय कर दी, गुड हो गया। दूसरा यूजर कहता है यार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, आपने चेंज किया, फिर डिप्लॉय करके उसको दे दिया, वो खुश हो गया। एक यूजर आता है वो कहता है कि यार आप ये बना दो और इसके बाद है ना मैं इसके अंदर अपना डेटा ऐड कर सकूं या इसके अंदर मैं अपने पेजेस ऐड कर सकूं, तो ये सारा काम मैं खुद करूंगा। तो फिर आपको वही वाली बात है, आप रिएक्ट को यूज करोगे, अपना सर्वर बनाओगे, सारा काम करोगे, डेफिनेटली पॉसिबल तो है, आप करके दे दोगे उसको। फिर जब ज्यादा यूजर्स होंगे तो फिर टैकल करनी होंगी चीजें। तो इससे अच्छा फिर हमारे पास एक और स्टैक आ गया है, जैमस्टैक। जैमस्टैक यानी वर्डप्रेस काइंड ऑफ थिंग है। वर्डप्रेस के अंदर भी ये है ना, आप यूजर को वेबसाइट बना के दे देते हो और फिर एक उसका एडमिन पैनल होता है जहां से वो अपनी चीजों को ऐड या चेंज कर रहा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? वर्डप्रेस जिन्होंने जी यूज सर किया इसी उनको तरह ही पता है। होगा। जी सर इसी तरह ही है सर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हम वही वाला काम करने जाने, थोड़ी देर के लिए इस तरह सोचें। यहाँ पे हम गेट्सबी से एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, यानी HTML CSS जो भी अपना पूरा होगा वो होगा। बन गई एक दफा वेबसाइट, फिर हम इसको कनेक्ट करवाएंगे किसके साथ? कॉन्टेंटफुल के साथ। कि डेटा सारा कहाँ से आएगा हमारा? जैसे वर्डप्रेस में डेटा अपना वो सर्वर से लेके आ रहा होता है, हम अपना डेटा सारा डेटा कॉन्टेंटफुल से लेके आएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब सारा डेटा कॉन्टेंटफुल से आ रहा है, हमने डाल के दे दिया। अब हम कहेंगे सामने यूजर को भाई ये ले कॉन्टेंटफुल का एक्सेस, अब आप जो भी इसमें डेटा डालोगे ना वो आपको आपके वेबसाइट पे शो हो जाएगा। वो इसका मतलब है कि सर इसमें हमें सिर्फ जो यूजर को कंटेंटफुल का एक्सेस देना होगा और चेंजेस खुद ही करता रहेगा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। कॉन्टेंटफुल पे जब आएंगे ना, आज हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या फायदा हो रहा है। अभी हमने सिर्फ गेट्सबी पढ़ा, वो स्टैटिक साइट जनरेटर वाला ही सीन चल रहा है, तो आपको वो स्टैटिक साइट ही लग रही। ठीक सर, क्लियर है? जी हाँ। तो जी सर कुछ पूछो। जो उसके जो डोमेन होगा, उसका जो .com होगा जिसने डोमेन होस्ट किया हुआ होगा,
तो उस पे ही वो डायरेक्ट होस्ट आती रहेंगी। एग्जैक्टली अब वो उसके लिए एक अलग तरीका है, ठीक है, होगा जरूर लेकिन उसके लिए अलग तरीका है। जी बिल्कुल ऐसे ही यूज करते हैं एक गिट एक्शन। हाँ एग्जैक्टली CI/CD डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अच्छा जी, और कोई सवाल है तो पहले पूछ लें ताकि फिर एक दफा आप लोगों का माइंड थोड़ा सा क्लियर होगा ना, तो फिर आगे बढ़ने में और मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो जी सर एक सर कंटेंटफुल में जब हम उसको यूजर को एक्सेस देंगे तो जो लॉगिन पासवर्ड रजिस्ट्रेशन वो यूजर के लॉगिन एक्सेस पहले हम उसको करवा के उसका एक्सेस लेंगे, या हम पहले खुद करके फिर उसको दे देंगे? हम कंटेंटफुल में आपका अकाउंट बनता है जीमेल के साथ, बिल्कुल वो तो नहीं इशू होगा कि मतलब आप एक ईमेल आईडी पे 5 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 3 स्पेस हो। अगर आप यूज करेंगे तो यूजुअली आप फ्री यूज कर रहे हैं ना अभी, जब आप फ्री यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि लिमिटेशंस होगी। जब आप फ्री यूज नहीं करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर अगर यूजर की रिक्वायरमेंट इतनी हैवी करता है कि मैंने ऑनलाइन स्टोर कस्टमाइजेबल बनाना है, ठीक है, तो फिर हम उसी से परचेज करवाएंगे ना कि भाई ये परचेज करके दो। हाँ डेफिनेटली, देखिए चीज चाहिए सारी चीजें अगर आप क्लाइंट के लिए करते हो ना, तो आप क्लाइंट को सजेशन देते हो और क्लाइंट से फिर सारी चीजें लेते हो। जिस तरीके से अगर वो कहता है क्लाइंट को कि यार मैं आपके एप्लीकेशन AWS पे डिप्लॉय करूंगा, आप कहते हो एज अ डेवलपर और आपको AWS यूज करना चाहिए, अगर क्लाइंट एग्री करता है तो क्लाइंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। या तो क्लाइंट आपको कहेगा ये लो भाई क्रेडिट कार्ड, ये आप परचेज कर लो, या तो क्लाइंट कहेगा मैं परचेज करके मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। तो डेफिनेटली जब आप क्लाइंट के साथ बात करोगे तो ये सारी चीजें क्लाइंट करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सारा काम फिर एतमादी बेस पे चल रहा होता है कि आपको धोखा नहीं दिया, वो धोखा दिया। यार डेफिनेटली जब वो आपको हायर करता है एज अ डेवलपर तो NDA साइन होते हैं, बहुत सारी चीज होती है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कंपनी वाले भी तो आपको एक्सेस देंगे ना कि भाई ये लो EC2 का एक्सेस, इस पर आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। तो एतमाद तो करना पड़ेगा ना भाई, ट्रस्ट होगा जब भी तो सारे काम होंगे। और इसके अंदर एक अच्छी चीज भी है, जब से AWS की मैंने बात की आपसे, तो AWS के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको एक्सेस दिया तो आप पूरे AWS को सारे जो सर्विसेज है उसको एक्सेस कर सकते हो। उस पर भी लिमिटेशंस होती हैं कि मैंने अगर आपको एक्सेस दिया तो मैं कहूंगा कि भाई आप सिर्फ EC2 यूज कर सकते हो, तो आप सिर्फ EC2 ही यूज कर सकते हो, इसकी दूसरी सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी होता है। तो जिसकी जो जरूरत होती है उसको वो वाला एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। हेलो जी बोलिए भाई। जी सर। सर मैं कह रहा था कि एक जैमस्टैक हो गया, एक कॉन्टेंट्सफुल हो गया, एक गेट्सबी, ये 3-4 चीजें जो है ना मिक्स हो गई हैं। जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि जैमस्टैक कब यूज हो रहा है, कॉन्टेंट्सफुल कब हो रहा है और गेट्सबी कब यूज हो रहा है? ठीक है, मैं गेट्सबी तो आपने बता दिया कि और कॉन्टेंटफुल, गेट्सबी विद ग्राफक्यूएल एंड कॉन्टेंटफुल, ये तीनों चीजें आप यूज करते हैं तो आप जैमस्टैक डेवलपर बन जाते हैं। जैमस्टैक का मतलब है जावास्क्रिप्ट API मार्कअप्स, जैम स्टैक, ठीक है। जैम का मतलब है जावास्क्रिप्ट API मार्कअप्स, तो इससे बना हुआ जैम स्टैक। हम जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं, APIs ग्राफक्यूएल की APIs यूज करेंगे, और मार्कअप्स डेफिनेटली आपने देखा होगा कि इसके अंदर मार्कअप्स बन रहे होते हैं, हम लोग जो HTML CSS वाले काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जैम स्टैक के नाम से। तो अगर आपने 3 चीजें यूज की हुई हैं, गेट्सबी विद ग्राफक्यूएल एंड कॉन्टेंटफुल जरूरी नहीं है एग्जैक्टली, हेडलेस CMS यूज करना है। क्या यूज करना है? हेडलेस CMS। तो कॉन्टेंटफुल अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली तो वो गलत होगा, मैं ये कहूंगा गेट्सबी, ग्राफक्यूएल एंड हेडलेस CMS कोई भी। तो अगर करोगे तो आप कौन से डेवलपर कहलाओगे? कौन सा स्टैक आपने कंप्लीट किया? जैम स्टैक, ठीक है। जिस तरीके से मर्न स्टैक की बात करते हैं तो मर्न स्टैक का क्या मतलब है? एक मिनट दोस्त, मर्न स्टैक में क्या होता है? MongoDB, ME, Express, R for React and N for React Node.js। अगर आपने इन सारे टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है तो आप कौन से डेवलपर कहलाओगे? मर्न स्टैक। उसी तरीके से गेट्सबी, ग्राफक्यूएल और लेट्स से कोई भी हेडलेस CMS आप यूज करते हैं तो वो ये वाली सारी चीजें की हुई होंगी तो आप जैमस्टैक डेवलपर कहलाएंगे। हेडलेस CMS से क्या मतलब है? हेडलेस CMS से मतलब ये है कि आपका डेटा किसी सर्वर पे मौजूद है, वो CMS होगा। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग पोस्ट होता है, ब्लॉग पोस्ट में जब आप ब्लॉग क्रिएट करने जाते हैं तो क्या होता है?
एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है, वहीं से आप मैनेज करते हो, जैसे ऐड करते हो तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाता है। जी सर। इसी तरीके से या किसी के पास वर्डप्रेस आप लोगों को में से कोई यूज करते हैं, कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके उसका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल दिखा सकता है जिसमें हम कंटेंट मैनेज करते हैं? जी सर, मैं शेयर कर सकता हूँ। चलें मैं स्टॉप करता हूँ और आप शेयर कीजिए। सीएमएस का आइडिया है, ये हेडलेस का नहीं आइडिया हो रहा था कि हेडलेस क्या है। सीएमएस का मतलब ये, हेडलेस का मतलब ये है कि अगर मैं वर्डप्रेस सीएमएस की बात करूं तो उसमें जो सर्वर और क्लाइंट है, यानी जो क्लाइंट साइड जो आपकी पीएचपी वाली साइड है और सर्वर जो आपका माईसीक्वल और जो सर्वर बना हुआ है माईसीक्वल वो पीएचपी पे ही बना हुआ है एक्चुअली, तो वो दोनों आपस में स्पैगेटी कोड है, यानी एक दूसरे से हम उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा है, मैं अगर कहूँ कि मैं सिर्फ वर्डप्रेस की जो क्लाइंट साइड है मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं। अगर मैं कहूँ कि वर्डप्रेस का सर्वर स्पेसिफिक यूज करना चाहता हूँ, पॉसिबल है? कुछ हद तक है क्योंकि प्लगइन्स की वजह से अब हुआ है, लेकिन पहले वो स्पैगेटी कोड था तो वो हम दोनों को चीजों को अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा ही है ना? अगर डायनेमिक रखना है तो फिर तो डीबी तो इन्वॉल्व होगी। एग्जैक्टली। तो उन दोनों चीजों को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे गेट्सबी और हेडलेस सीएमएस का क्या फायदा है? अगर मैं कहूँ आपको क्लाइंट अलग करना है तो गेट्सबी अलग हो गया, आपके पास अलग मौजूद है। अब मैं कहता हूँ मुझे सीएमएस चाहिए, मैं कहता हूँ यार मुझे कॉन्टेंटफुल सीएमएस नहीं चाहिए, कोई दूसरा सीएमएस चाहिए, क्या पॉसिबल है? मैं कोई दूसरा सीएमएस लेके अटैच कर सकता हूँ इसके साथ? यस। तो ये इसका फायदा है। अच्छा तो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गेट्सबी के अंदर रिडक्स को यूज करना जरूरी है? नहीं, कोई नहीं। अब ये वही वाली बात है कि आप एप्लीकेशन के हवाले से है कि आप चाहें तो यूज करें, मतलब कोई रोक नहीं रहा आपको। ठीक है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ क्लाइंट साइड में रिएक्ट है, ठीक है, गेट्सबी नहीं मैं यूज कर रहा, तो क्या मैं रिएक्ट को कंटेंटफुल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कंटेंटफुल आप यूज कर सकते हैं, कंटेंटफुल तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। मुझे अभी ये कंटेंटफुल और हेडलेस का क्लियर नहीं हुआ कि कंटेंटफुल सीएमएस से क्या मुराद है और हेडलेस जो है। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है, अभी हाँ सर, ये कंटेंटफुल समझा दें। मैं कंटेंटफुल पे आज जाना है हमें, ठीक है। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं थोड़ा सा ग्राफक्यूएल को गेट्सबी को लेते हुए चलते हुए आज कंटेंटफुल ही इंटीग्रेट करवाना है मुझे ग्राफक्यूएल के साथ। तो अगर आज की क्लास के बाद समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, क्या ख्याल है? और हेडलेस थ्योरी हो रही है ना, तो थ्योरी की वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग थ्योरी में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए देखेंगे ना कि डेटा कैसे आ रहा है कंटेंटफुल से, या क्या हो रहा है कंटेंटफुल क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा आई थिंक। और सर हेडलेस जो सीएमएस आप कह रहे थे? हेडलेस सीएमएस वही है ना, कंटेंटफुल ही हेडलेस सीएमएस है। अच्छा, दोनों एक ही चीज है। हेडलेस सीएमएस का मतलब क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि किसी के साथ स्पेसिफिक मर्ज होके नहीं चलना, अलहदा से हो, यानी सेपरेटली। मतलब जिसका फ्रंट एंड नहीं होता, हम फ्रंट एंड कोई मर्जी से अटैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी का मतलब है हेडलेस। सर मतलब हार्ड कोड करके फ्रंट एंड नहीं बनाना पड़ता। हाँ, इसके साथ आप कोई भी यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड, इन शॉर्ट, ठीक है। वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर जो हम उसका सर्वर यूज कर रहे हैं उसके साथ मुझे वर्डप्रेस की ही कोई थीम यूज करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? तो ये उसका अब हेड क्या हो गया? वर्ड हो गया, वर्डप्रेस इसका हेड हो गया, उसके हेड में ही होगा तो ये चलेगा। जबकि मजे की बात यह है कि मैं हेडलेस सीएमएस को अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छी पीएचपी आती है तो आप वर्डप्रेस की थीम के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये एक इसकी ब्यूटी है। जी सर, इसी तरह। सर वैसे बूट कैंप जो इन्होंने करवाया था उसमें ये वर्डप्रेस को भी हेडलेस सीएमएस के तौर पे यूज करके दिखाया था। मैं वो अभी भी वही कह रहा हूँ कि उसके लिए हमें स्पेशली काम करना पड़ता है और वो अब जाके पॉसिबल हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। कुछ प्लगइन्स की मदद से हम उसको हेडलेस बना सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले यही कहा, पहले पॉसिबल नहीं था, अब उन्होंने ये चीजें को देखते हुए इन्होंने चीजें को अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट किया, तो ये हो चुका है। लेकिन अब हुआ है वो, उसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा करेंगे जब जाके वो इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन कंटेंटफुल फ्रॉम बाय बर्थ वो यही काम कर रहा है अभी, ये समझ लें आप। ठीक है। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं, गेट्सबी हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, गेट्सबी का स्टैटिक साइट जनरेटर बनाया, मैंने कहा था आप लोग बनाइएगा और इसको बिल्ड करके एक दफा चेक कीजिएगा क्या HTML CSS बनती है। शायद हमने क्लास में बिल्ड भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
सॉरी। तो मुझे बताइए अब आप कि कितने लोगों ने बिल्ड किया? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा सर मेरे पास एरर आ गया था। एरर आ गया था, ठीक है ठीक है। एरर मतलब किस चीज में आया, क्या एरर आया था? वो कोई स्टोरेज का एरर दे रहा था कल। चले चले करके देख। अच्छा, मैं अभी कौन सा स्टार्टर यूज करने जा रहा हूँ? गेट्सबी ब्लॉक का, ठीक है। ब्लॉक का सर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं गेट्सबी का बिल्कुल इनिशियल वो बनाऊं, इनिशियल एक पैकेज प्रोजेक्ट बनाऊं और उसके अंदर फिर सारी चीजें ऐड करूं। या तो दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या यूज कर लूं, कोई भी स्टार्टर टेम्पलेट। हाँ, कोई भी इसका स्टार्टर टेम्पलेट गेट्सबी का। तो इससे फायदा ये है कि जो चीजें मुझे अलहदा अलहदा एक एक करके ऐड करनी पड़ेगी, वो मुझे सारी चीजें क्या मिल जाएंगी, पहले से इसके रेडीमेड मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छा सर, इस पे दोबारा से आइएगा, इसी पे दोबारा पे आइएगा, वो कहाँ से आपने निकाला? ये हम गए थे गेट्सबी पे। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको। गेट्सबी की वेबसाइट से किस तरीके से निकलेगा मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, एक मिनट के बस। सर इसकी जिप फाइल भी तो डाउनलोड कर सकते हैं या क्लोन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। एक तरीका तो ये रहा। तो इस तरीके से इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स मौजूद है हमारे पास बहुत सारे। जैसे यहाँ पे देखिए, गेट स्टार्टर, ब्लॉग स्टार्टर, डिफॉल्ट स्टार्टर, स्टार्टर नेटलिफाई CMS, साइट टेम्पलेट, प्रोफाइल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था शायद। सर इसकी हेलो वर्ल्ड पे मैंने करके देखा था। हाँ देखिए, हेलो वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल सा स्टैटिक साइट जनरेटर के लिए उन्होंने सिंपल सा दिया होगा। उसमें और चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, लाइक उसके प्लगइन्स और बहुत सारी। अभी मैं बताता हूँ प्लगइन्स क्या है और सारी चीजें। लेकिन खैर अभी मैं स्टार्टर लेने जानू, कौन सा वाला? ब्लॉग वाला सर। ठीक है, ब्लॉग वाला यहाँ से ले सकता हूँ, या तो गेट्सबी JS की वेबसाइट पे मैं गया था, लाइक दिस गिटहब पे। तो यहाँ पे जाके भी मैं देख सकता हूँ, ये सारे इसके स्टार्टर मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टार्टर ले लें। तो मैंने ब्लॉग वाला ही देखना है, तो ये ब्लॉग वाले पे आया, तो इसके अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, गेट्सबी न्यू, हमने न्यू किया। अब यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे, और प्रोजेक्ट के नाम के बाद आप क्या बता दें, कोई भी अगर आपको स्टार्टर यूज करना हो। कोई मसला यहाँ तक? सर गेट्सबी और नेक्स्ट.js एक ही है? गेट्सबी और नेक्स्ट.js एक ही है ना, अलग अलग है। सर ऊपर कंपैरिजन किया हुआ था इधर गिटहब में, कहीं बार देखा है मैंने। हाँ है, लेकिन वो एक ही नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें चेंज है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट.js व्हाई वी आर यूजिंग, वो अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। अभी वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे छेड़ना नहीं चाह रहा। ठीक है सर। सिर्फ मुझे एक जगह में एक डायरेक्टरी बना दूँ, क्लास अटैच कोड। बल्कि मैंने क्लास कोड बनाए हुए हैं ना, या यही यूज किया हुआ है अपने गेट्सबी के लिए। चलो बना देता हूँ, फिर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर कर देता हूँ उसको, चलते हैं। गेट्सबी का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ब्लॉग के नाम से फोल्डर बनेगा और स्टार्टर ब्लॉग होगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है भाई, अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? एरर पढ़ के समझ में आती है कुछ चीजें? कमांड नॉट फाउंड। हाँ, तो क्या मतलब इसका? गेट्सबी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अगर मैं इंस्टॉल ना करना चाहूँ तो क्या करना होगा भाई?
फिर सर npm स्टार्ट मतलब npm स्क्रिप्ट्स में जाकर स्टार्ट में आपको लिखना पड़ेगा। क्या npx से ये काम कर सकता हूँ? यस सर। npx पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अगर आपके सिस्टम में वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होता तो ये क्या करता है, क्लाउड से ही वो वाला पैकेज यूज करके आपका काम कर देता है विदाउट इंस्टॉलेशन इन योर सिस्टम, वरना तो हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो सही है ना? जी सर ऐसे ही। जी सर। सर nvm क्या है? nvm नोड वो एक्चुअली नोड के वर्जन के नोड वर्जन के लिए नोड वर्जन मैनेजर सर। ठीक है, तो इससे ये फायदा ये हो जाता है nvm से कि आप किसी भी फोल्डर में अलग अलग नोड के वर्जन यूज कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, अगर आप नोड का एक कोई नोड इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, लेट से आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया नोड 12, तो अब क्या मैं किसी और फोल्डर के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ नोड 14 को? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता? सर ये ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है जब। एग्जैक्टली, क्योंकि ये नोड था वो ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हर फोल्डर के अंदर मुझे नोड 12 ही मिलेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसकी रिक्वायरमेंट 14 है या 10 है, ग्रेटर है या लेस देन है, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एक तरीका तो ये है कि आप अपने सिस्टम से नोड का 12 वाला वर्जन रिमूव करके 10 या 14 इंस्टॉल करें, या दूसरा तरीका क्या है, nvm यूज कर लें। nvm से फायदा ये हो जाएगा कि आप किसी भी फोल्डर में रहते हो, आप बता सकते हैं कि मुझे कौन सा स्पेसिफिक नोड का वर्जन यूज करना है, और जिस फोल्डर का वर्जन आपको यूज करना हो आपके लिए एक फाइल बनती है .nvmrc। इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि मुझे इस फोल्डर के अंदर कौन सा नोड का वर्जन यूज करना है। लाइक सिंपल है आरसी क्या? ये इसको बताने का तरीका है लाइक दिस। ये अब ये बताएंगे अगर ये इस नाम से फाइल बनी हुई होगी .nvmrc, तो नोड वर्जन मैनेजर खुद ही इसको देखेगा और देखेगा अगर इसमें 12 लिखा हुआ है तो ये कौन सा वर्जन यूज करेगा उस फोल्डर के अंदर, 12। अगर इस पे 14 लिखा हुआ होगा तो उस पे कौन सा वर्जन यूज करेगा, 14। तो आपके सिस्टम में कोई भी नोड मौजूद है उससे लेना देना नहीं है, तो फिर आपको nvm की मदद से हाँ, लेकिन nvm के अगर आपको कोई एक नया इंस्टॉल, जैसे आपके सिस्टम के अंदर 14 मौजूद नहीं था, आपको nvm से 14 यूज करना है, तो आपसे nvm से इंस्टॉल भी करना होता है। अब जब आप nvm यूज करेंगे तो इसकी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पर नहीं जाते। क्या हो गया भाई, बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। खैर ये जब तक हो रहा है तो हम आगे चलते हैं, इसको होने देते हैं। हम लोगों ने लास्ट कहाँ पढ़ा था, ग्लोबल सीएसएस कहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जल्दी बताते हैं। याद है किसी को फाइल का नाम? index.html style tag app.css नहीं सर वैसे जिस मर्जी फाइल में करें वो ग्लोबल में ही आएगा ना 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 सर रूट फोल्डर में index.css ना, यानी किसी को याद नहीं है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, किसी ने देखा नहीं। नहीं सर लेआउट चलिए ये फोल्डर खोल दिया, अब देख के बताए, ये मैंने फोल्डर पे ओपन कर दिया ग्लोबल स्टाइल का, आपको पता है इसको इंपोर्ट करना प्रोसेसर एग्जैक्टली ये रहा। यानी आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं की। ये अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, ग्लोबल सीएसएस। ये ग्लोबल सीएसएस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन के लिए डेफिनेटली थीम बनाते हैं तो उसकी ग्लोबल सीएसएस वगैरह मौजूद होती है, तो उसके लिए अगर आपको यूज करना तो ग्लोबल सीएसएस आप कहाँ यूज करेंगे, gatsby-browser.js में। क्या यहाँ पे मल्टीपल फाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ? हो सकता है मेरी 2-3 फाइल हो ग्लोबल सीएसएस की, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक दिस, आप उसको पाथ बताएं और आप अपना यूज करें ग्लोबल सीएसएस। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या नाम है भाई का, नजर नहीं आ रहा मुझे। जी किसी ने भी हैंड रेज किया, प्लीज माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं।
अच्छा खैर, ग्लोबल सीएसएस पता चल गई, अब याद आ गया। जी सर। गुड। जी अच्छा सर। मुझे बताएं, हमने लास्ट क्लास में लेआउट पढ़ा था, लेआउट क्या होता है? सर वो रैप कर रहा सर लेआउट डॉट जेएस ना, टॉप लेवल जैसे कंपोनेंट सर। सर जैसे हम टॉप लेवल ऐप के अंदर सारे अपने डाल लेते थे ना पेजेस, तो यहाँ पे लेआउट के अंदर डाल कंपोनेंट यूज करते थे। सही है। अब हम लेआउट के अंदर हम यूज, लेआउट का मतलब ये है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन की कोई थीम होती है ना, एक एप्लीकेशन की थीम में मेरे पास हेडर आएगा, लेफ्ट में फेसबुक की हेडर की थीम, फेसबुक की थीम क्या है लेआउट की, उसके बाद नेविगेशन बार है, राइट और लेफ्ट साइड बार्स मौजूद हैं जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट आता है, और बीच में क्या उसके बाद मौजूद है, पोस्ट। ऐसा ही है, ये इसका लेआउट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर। तो ऐसी चीजें को हम किस में डालेंगे, लेआउट के अंदर रैप करेंगे। भाई मुझे पता है कि हमेशा मुझे क्या शो करनी है, नेविगेशन बार ऊपर टॉप, तो उसको हमने डाल दिया किसके अंदर। एक तरीका तो यही कि ऐप के अंदर भी आप डाल सकते हैं, ऐप के अंदर टॉप लेवल पे आपने वो डाली, फिर इसके नीचे सारे कंटेंट रेंडर करवा, लेकिन वो कब अच्छा लगता है जब हमारे पास राउटिंग वगैरह मौजूद हो। तो गेट्सबी के अंदर हमारे पास राउटिंग नहीं है, हमें उसको यूज करने के लिए कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर उसको राउटिंग के बगैर किस तरह यूज करते हैं, लिंक के साथ, लेआउट के अंदर यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें मजे की चीज आ गई। क्या कह रहा है भाई, ये आपके सामने आ गया सर नोड का वर्जन। हाँ, मेरे पास कौन सा है सिस्टम में, 11.15। सही है। और ये क्या कह रहा है कि अगर आप गेट्सबी यूज करना चाहते हो तो नोड का कौन सा वर्जन होना चाहिए, एटलीस्ट 12.13 और हायर। सही है ना। तो ये क्या है मेरे पास मसला, जो अभी मसला है, ठीक है। ये देखिए नोड का मेरे पास वर्जन डला हुआ है, 11.15 इंस्टॉल हुआ है, वो कह रहा है कि 12 यूज करना। अब एक तरीका है कि मैं 11 को रिमूव करके 12 करके अपग्रेड कर दूं, या दूसरा तरीका क्या कहता है भाई, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया आपको, NVM RC। NVM। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल है। तो ये देखिए ये सारे वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है। अभी मैं किस पे, मेरा डिफॉल्ट हुआ है 11 के ऊपर, मैं किस, वो कह रहा है कि 12 होना चाहिए, तो ठीक है मेरे पास ये इंस्टॉल है 12.16.3। तो मैं कह देता हूँ भाई को, ये लिनक्स तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना भाई, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ इको दिस टू दिस। ये क्या करेगा, कोई बता सकता है? सर ये जो 12.16 है ये आरसी के अंदर लिख देगा, फाइल के अंदर लिख देगा। ये एलएस कर रहा हूँ तो नजर क्यों नहीं आ रहा भाई मुझे? डॉट के साथ है सर। डॉट के साथ है, इसका मतलब ये हिडन फाइल्स होता है। क्या मतलब होता है डॉट का मतलब? हिडन फाइल। हिडन फाइल, सही है। तो ये देखिए हिडन फाइल थी इसलिए आपको नजर नहीं आई, लेकिन मैंने जब AL किया ऑल लिस्ट, तो ये देखें इन लिस्ट आ गई। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास फाइल है। अब मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ कि क्या ये होता है या नहीं होता, लेट्स सी। लेकिन अभी भी नहीं होगा, क्यों? अभी मैं देखें नोड -v कहता हूँ तो अब देखिएगा क्या आता है लिखा हुआ। NVM RC मैंने यूज तो कर लिया, लेकिन अभी तक NVM को पता नहीं चला। NVM को पता करने के लिए क्या है, मुझे एक दफा इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा और वापस से इस फोल्डर के अंदर आना होगा। तो मैं क्या देता हूँ, इस फोल्डर से बाहर निकलो, चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर से बाहर निकलो और वापस इस फोल्डर के अंदर आ जाओ। तब देखें इससे चेंज क्या कुछ हुआ, यहाँ पे नजर आया आपको? यस सर, फाउंड यूजर। इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया .mbRC को, NVMRC को सॉरी, और उसमें जो वर्जन था उसने अब ये यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, नाउ यू आर यूजिंग दिस वर्जन। यस सर। अब मैं नोड -v करूंगा तो मेरे पास 11 की जगह क्या आ रहा है, 12.16। ठीक है, हाँ मतलब 12 आ गया। तो ये इसके एक ब्यूटी है कि अगर आपके पास वर्जन के इश्यूज आ रहे हैं तो आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो बहुत आसानी हो गई है इससे। चले जी आगे चलते हैं। लेआउट समझ में आ गया आप लोगों को काफी हद तक? सर विंडोज में भी है सर? जी जी सब में, NVM लिनक्स में भी है, मैक में भी है और विंडोज में भी, बिल्कुल हर किसी में।
अच्छा जी, ये जब तक हो रहा है वापस हम आते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें भूली हुई हैं। स्कोप CSS क्या होती है, जल्दी से कोई बता दे। ग्लोबल तो आपको पता चल गई, स्कोप बता दे। कंपोनेंट के लिए एग्जैक्टली, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए जो हम CSS चाहते हो। कंपोनेंट्स पर एग्जैक्टली, जैसे ये डिस्क्रिप्शन की बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन की CSS बनाई हुई है, description.module.css। तो ये जिस तरीके से हम CSS बनाते हैं वही क्या है, इसको इस तरह इंपोर्ट करेंगे तो ये एज एन क्या इंपोर्ट होगा, स्टाइल के अंदर ये एक्चुअली होगा क्या, स्टाइल एज एन, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, कोई बता सकता है स्टाइल की? ऑब्जेक्ट होगी। परफेक्ट बोला आप, जिसने भी बोला भाई। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जितनी भी क्लासेस बन रही होंगी डॉट के नाम से, वो क्या होंगी, इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस होगी, लाइक दिस। तो स्टाइल डॉट माई कंपोनेंट, जब मैं माई कंपोनेंट को यूज करूंगा तो उसमें कौन सी स्टाइल आ रही होगी, बैकग्राउंड ब्लू। कोई मसला यहाँ तक? ये तो हम यूज करके आ चुके हैं ऑलरेडी, ये अभी तक रिएक्ट वाली चीज है, ये कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है। ओके जी, वेरी गुड, हो गया ये भी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और, ये देखें ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, अब ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने जब हमने गैट्सबी पढ़ा था तो हमने गैट्सबी में देखा था कि हम जो भी सोर्स के अंदर पेजेस मौजूद होता है, और पेजेस के अंदर मैं जितने भी वो बना दूं, क्या बना दूं, फाइल्स बना दूं, तो ये क्या करेगा, राउट्स बन जाते हैं, ऑटोमेटिक इसके राउट्स बन जाते हैं। मुझे स्पेसिफिक कोई राउट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना तो रिएक्ट के अंदर तो हमें बताना पड़ता था ना कि लेट्स से स्लैश अबाउट होगा तो अबाउट का कंपोनेंट होगा, स्लैश होम होगा तो होम का कंपोनेंट होगा, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। हम पेजेस के अंदर जितने फाइल्स बना दें तो वो उस फाइल्स को क्या सपोज करता है, पेजेस। सर एक्सक्यूज मी, ये मैंने कमांड चैट में भेजी है, मेरा ये कमांड नहीं चल रही गैट्सबी वाली। npxp की है लेकिन वो कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड गैट्सबी। गैट्सबी की कमांड नहीं चल रही, ओके मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं वही देखने जा रहा था कि CLI कैसे इंस्टॉल होती है इसकी। इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, आई थिंक gatsby-CLI नहीं होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी टाइम हो गया यूज किया। आप एक ट्राई करें कि न्यू और ब्लॉक के इन बिटवीन जो है ना स्पेस खत्म करें। ये स्पेस है, आई थिंक न्यू और ब्लॉक के बीच में स्पेस होगा, gatsby स्पेस न्यू स्पेस ब्लॉक स्पेस देन दिस, ये तो कमांड सही है। लेकिन आई थिंक मुझे जो जहां तक याद आ रहा है ना, वो gatsby-CLI इंस्टॉल करना पड़ता था। जी सर, -CLI है, -CLI है ना, दोस्त आप ट्राई करें npx gatsby-CLI, उसके बाद देखिए न्यू ब्लॉक व्हाटएवर जो भी आपने लिखा हुआ, -CLI ऐड कर दे gatsby के बाद। ओके सर, ट्राई कीजिए प्लीज, मुझे भी वही डाउट था, मैंने इसलिए रुका हुआ हूँ कि वो चले तो फिर मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें CLI का ऑप्शन होगा। सर ये कह रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मेक द sudo यूज करें, sudo यूज करें, अगर परमिशन का इशू आ जाए तो sudo यूज करें। नेक्स्ट सर सेम है सर, कमांड नॉट फाउंड gatsby-CLI। अभी देखते हैं, 2 मिनट नहीं, ये चल जाए, मेरे पास भी चल ही रहा है ना, अगर एरर देगा तो देखते हैं इसको साथ ही। अच्छा जी, पहले तो ये क्लियर हो गया आपको कि पेजेस के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी तो वो उसको एज अ राउट कंसीडर करेगा। अगर इसके अंदर फोल्डर के अंदर फाइल हो जाए तो क्या होगा, लेट्स से स्लैश abc नेस्टेड राउट्स स्लैश न्यू फोल्डर abc राउट बनेगा, और abc के अंदर मैं कह दूं foo.tsx। सर का tsx है, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ ये, कैसे इसका राउट क्या बनेगा, सही है, नेस्टेड क्या राउट बनेगा, बन जाएगा। कैसे क्या बनेगा पता, लेट्स से ये आ गया लोकल होस्ट 3000, अब क्या होगा आगे, पहले अगर चले पहले अबाउट का बताया, अबाउट का तो अबाउट हो जाएगा इस तरह, सही है? यस सर, यस सर। ठीक है, इंडेक्स का मतलब होम पेज है आपका, तो स्लैश का मतलब इंडेक्स है, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए ये जो मैंने abc वाला बनाया है वो क्या होगा, लोकल होस्ट 3000 abc, अब आएगा abc स्लैश फिर सर फू
सही है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर जिस तरीके से भी आप अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इसी तरीके से चलता जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? पेज बना रहे हैं, फोल्डर के अंदर पेज बनाया आपने। हाँ, फोल्डर के अंदर पेज, तो उसको फोल्डर का नाम बताना जरूरी होगा। ABC इज अ फोल्डर नेम एंड देन पाथ, ये एक्चुअली इसके लिए पाथ है, ये भाई इसके लिए छोड़ दो ये फाइल टूट है। गया गिटार। आवाज सुन रहा हूँ मैं। आवाज तुम्हारा तो काम नहीं है ना भाईजान, आवाज। ओके, तो ये डायरेक्ट क्या है, फाइल, जबकि ये क्या है, पाथ एंड देन लास्ट में फाइल। सही है, क्लियर है ना ये तो सबको? इसमें कोई मसला? अच्छा भाई, ये देखिए चल गया मेरे पास, बिल्कुल सक्सेसफुली चल गया, इससे बना भी दिया। तो अब हम चलते हैं CD ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक के अंदर यहाँ देखें, यहाँ पे वापस एक चीज आ गई। क्या आ गया? पढ़ा किसी ने ये? नोट का वर्जन चेंज हो गया इस फोल्डर। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने फोल्डर चेंज कर दिया। ठीक है, मैं वापस एक दफा फोल्डर चेंज कर लेता हूँ। फोल्डर चेंज हुआ, वापस 12 पे आ गया। अब मैं करता हूँ गेट्सबी। क्या कहता है, क्या करना चाहिए? स्टार्ट npm स्टार्ट कहते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, गेट्सबी डेवलप। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अभी मैं वापस पीछे ही जा रहा हूँ, बैक, और मैं आपको जरा जल्दी से दिखा देता हूँ कि ब्लॉक के अंदर पैकेज जेसन मेरा क्या कहता है। ये देखें, स्क्रिप्ट्स कहाँ गई, ये रही। npm स्टार्ट करूंगा तो क्या स्टार्ट होगा, npm डेवलप। डेवलप में क्या लिखा हुआ है, गेट्सबी डेवलप। या तो आप डायरेक्ट यूज कर लें गेट्सबी डेवलप, या तो आप क्या यूज कर लें, npm स्टार्ट। ठीक है जी, चलो ये ओपन हो जाए तो देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये जब तक स्टार्ट हो रहा होने देते हैं। वापस आते हैं इधर, हम आ रहे थे। और प्रोग्रामेटिकली क्रिएट पेजेस का क्या मतलब है, अब बताएं। डायनामिक पेजेस का। डायनामिक पेजेस सही है कुछ हद तक। क्या मतलब सर? थोड़ा सा जैसे एक्सप्लेन कोई करेंगे यूजर, और? सर जैसे कोई यूजर कोई फाइल अपलोड करे, फिर उसे एक्सेस करना चाहे, तो ये प्रोग्रामेटिकली उसका अलग पेज बन जाएगा इस तरह। सर आपने बताया था कि वो जो मतलब कि वो HTML की कॉपीज बन जाती है उसकी, वो वाली चीज सर यूजर की टैब के हिसाब से हम पेजेस अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताएं कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, न्यू बिगनिंग्स। तो ये देखें, न्यू बिगनिंग वाला पेज आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका कोड दिखा दूं आपको, सोर्स पेजेस, तो ये देखें, क्या यहाँ पे न्यू बिगनिंग वाला कोर्स मौजूद है, पेज होता है। क्या मेरे पास, अगर मैं इसको बैक करता हूँ वापस, तो ये देखिए सेकंड पोस्ट आ गई। क्या ये वाला पेज मौजूद है पेजेस के अंदर? नो सर, नहीं था। तो फिर मॉड्यूल्स में तो नहीं डालते। तो फिर कैसे जादू हो रहा है, ये सवाल है मेरा आपसे। ये देखिए, ये रहा इंडेक्स का पेज। तो ये रहा इंडेक्स का पेज, कहता है कि बायो आ गई और ये आपके ब्लॉक्स की डेफिनेशंस आ गई, और फिर ये यहाँ पे इसने ये सारे काम किए हैं। सर कॉन्फ़िग के अंदर तो नहीं डालते। हाँ, ये अभी कुछ चीजें हैं मैं जो क्लियर करने चाह रहा हूँ। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो राउट्स बना रहा है ना, ये कौन से राउट्स बना रहा है, प्रोग्रामेटिकली। यानी ये मैंने खुद अपने हाथ से पेजेस नहीं बनाए हुए, लेकिन मैंने कुछ मतलब कुछ कोड लिखा हुआ है जिसकी मदद से कहीं से भी ये सारी चीजें उठा के वो पेस्ट करता है। कैसे पेस्ट करता है अभी हम डिस्कस करते हैं उसको भी इजीली, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका एक आसान सा एग्जांपल ये है कि अगर मैं जाता हूँ दराज की एप्लीकेशन पे, तो दराज की एप्लीकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट एंड देन नेम, प्रोडक्ट का नाम, ऐसा होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसीडर करें अगर मैं बात करूं। यस सर, सही है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम कहता हूँ लेट्स से प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट
हाँ फोल्डर बनाता हूँ, फाइल फोल्डर बना दिया प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक लेट से थोड़ी देर के लिए एप्पल। क्या ये पॉसिबल है? एप्पल बन सकता है? जी सर। बिल्कुल बन सकता है, कोई नहीं रोकेगा आपको। बल्कि मैं अभी इसकी सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, अपना सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम नाम देंगे इसको h1, और h1 के अंदर नाम देंगे इसको एप्पल कंपोनेंट, एप्पल पेज बेसिक। ठीक हो गया जी। अभी सब चीजों की जरूरत सर ये apple.js आपने पूछो नहीं सही आ गया समझ में? जी सर ये apple.js आपने बनाई है तो उसके अंदर आपने कोड कॉपी करके रखा था क्या? नहीं, अभी तो कॉपी किया मैंने, इंडेक्स से कॉपी किया ताकि ज्यादातर चीजें मुझे लिखनी ना पड़े। हाँ ठीक है। वैसे आपको पता है ये रिएक्ट का आपके पास एक जनरेटर भी आता है, एक एड ऑन है। यस सर। स्पेसिफिक आप लिखते हैं, मुझे सही से याद नहीं है, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को यूज करते हैं। RFCE मेरे पास का इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, यस सर टेम्पलेट दे देता है। यस सर, सबको पता है तो दैट्स गुड। अच्छा जी, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का नाम एप्पल। तो ये देखिए एप्पल का पेज आ गया। अब मैं कहता हूँ कि कंटेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि यूजर खुद अपना कंटेंट ऐड कर सकता है, ऐसा ही है? जी। अब मुझे ये बताएं, थोड़ी देर के लिए ये सोचें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार यूजर खुद अपना कंटेंट ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि यार ये पेज होगा तो वो एक्सेसिबल होगा यहाँ पे राउट पे। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि यूजर लेट्स से अभी एप्पल ऐड हुआ है, अगर आगे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी या मेलन ऐड हो जाए तो ऑटोमेटिक उसका पेज बन जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे हैं। ऐसा ही है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली ये कैसे चल रहा है। तो अब हमारे पास स्टेप नंबर हम किस पे आ गए? 6 के ऊपर। अब अगर हमें प्रोग्रामेटिकली पेजेस बनाने हो, एक तरीका तो यही है कि ये जो पेजेस बने हुए वो बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे प्रोग्रामेटिकली पेजेस बनाने तो मुझे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? गेट्सबी node.js, ठीक है, ये है node.js। अब क्या किया हुआ इसमें? कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल है। हमने एक वेरिएबल एक्सपोर्ट किया जिसका नाम होगा फंक्शन एक्सपोर्ट किया हुआ है। जी सॉरी सर, उसको हम टेम्पलेट प्रोवाइड कर देते हैं और डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायनेमिकली, अब देखें इसमें डायनेमिकली मैंने बताया कि डायनेमिकली पाथ क्या बनेगा? माय डायनेमिक पेज। ठीक है, अब मैं जो अपना पुराना वाला था ना, मैंने उसको बंद कर दिया। अब हम आते हैं वापस से स्टेप नंबर किसके लिए? 6 के लिए, ताकि हम इसको और चेंज करके देखें। cd step 06 ठीक है। इसको मैं जब तक npm i करना पड़ेगा, और npm i करके मैं यहाँ पे भी मसला हो सकता है मेरे साथ, वो ये कि यहाँ पे 15 है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो बताएगा? लेट्स सी 15 में इंस्टॉल होता है नहीं होता, देख ले। तो खैर, हमने बताया कि भाई एक फंक्शन होगा, एक क्रिएट पेजेस के नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम फंक्शन दे रहे हैं। इस फंक्शन में क्या है? इसमें हमें पहला पैरामीटर, एक इसके अंदर पैरामीटर ऑब्जेक्ट मिलता है एक्चुअली पूरा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्या स्प्रेड करके निकाल दिया? एक्शन। एक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा? क्रिएट पेज। क्रिएट पेज खुद एक फंक्शन है जो कि लेता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इसने मुझसे क्या लिया हुआ देखें? पाथ। यहाँ तक कोई मसला? सर पाथ नो सर, नहीं होगा। पाथ, सॉरी, पाथ तो डायनेमिक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली होगा, लेकिन अभी एक तरीका बता रहे हैं
मतलब अभी हम ये एक एग्जाम्पल करके देख रहे हैं, फिर इसको और डायनेमिक कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। पहले तो हम ये करने जा रहे हैं कि पेज में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन एक ऐसा डायनेमिक पेज बना रहे हैं कि जैसी एप्लीकेशन चले तो फिर क्या आ जाए, ये वाला पेज आ जाए मेरे पास। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, पहले ये सवाल है। नो सर। गुड हो गया, चलना, ये तो अच्छी बात है। अब हम कह रहे हैं कि डायनेमिक एक पाथ बनेगा, जिस पाथ बनेगा कौन सा, माई डायनेमिक पेज के नाम से, वॉट एवर। अब तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ लोकल होस्ट वॉट एवर जो / माई डैश डायनेमिक डैश पेज, क्या ये अब एक्सेसिबल होना चाहिए अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो? यस सर, होना तो चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप गलत राउट डाल दें तो यहाँ पे आपके पास जितने राउट्स बने हुए होते हैं वो दिखा देगा, दिखा दे। तो क्या पे दिखा रहे माई डायनेमिक पेज? यस सर। ये आ गया। ये कहाँ से आया? वही वाली बात। अब देखें, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ना, मैं डेटा पास कर सकता हूँ जो कि मुझे कहाँ पास करना हो, पेज को, उस कंपोनेंट में। यानी कौन से कंपोनेंट में? इस वाले कंपोनेंट्स के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वाला काम मौजूद है, कोई बता सकता है डायनेमिक पेज जो बना हुआ है? सर सोर्स के अंदर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर डायनामिक पेजेस। ये रहा डायनेमिक पेजेस। और हमने वहां से क्या भेजा हुआ है, अगर आप गौर से देखें, नेम हमने पास किया हुआ है। यस सर। क्या यहाँ पे नेम यूज हो रहा है? पेज इसमें पेज कॉन्टेक्स्ट मिलता है, ठीक है। पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ से आप जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें भेजेंगे ना, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब नेम में मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ, यूसुफ। क्या कह रही है, जल्दी से पढ़ें और मुझे समझाए। सर वो पेज दोबारा जनरेट हुआ, पेज के अंदर मैंने कुछ चेंज किया। ये कह रहा है कि आप वो कह रहे हैं कि दोबारा रिस्टार्ट करें। हाँ, पूरी एप्लीकेशन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने किस में चेंज कर दिया? नई बिल्ड बनेगी ना, नई बिल्ड बनेगी, बिल्ड बनाएगा अभी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब बनता है तो रन टाइम पे बनता है ना, ओ बिल्ड टाइम पे बनता है। तो एक दफा जब मैंने npm स्टार्ट किया था तो बिल्ड हो चुका था, लेकिन ये कह रहा है कि जब भी आप gatsby-node.js के अंदर चेंज करो तो आपको अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी है, यानी Ctrl+C करके वापस लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। तो अब ये देखें, करें सर रिस्टार्ट। ये मैंने बंद किया, ये स्टार्ट किया, तो यहाँ से नेम दिया था। नेम के बाद अगर आप और कुछ भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेट्स से एड्रेस। अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा, थोड़ी देर के लिए, बाद में करता हूँ। जब करेंगे, जब आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैंने इसको सेव नहीं किया और इसको रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन तब ये देखिए, नाम चेंज हो गया। सर मतलब हम डेटा ऐड कर सकते हैं और हमें बिल्ड करने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। ऐड कैसे है बिल्ड करने की? नहीं ना, डेटा ऐड कर रहा हूँ तो दोबारा से मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सर्वर स्टार्ट होने के टाइम पे पेजेस क्रिएट करता है ना। पेजेस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं हम। हाँ, पेजेस एक्स्ट्रा नहीं पूरा वापस। अगर मैं इसके अंदर 1 मिनट अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? ये तो एक डायनेमिक था, मैंने इसको वापस कॉपी किया, वापस एंटर कर दिया। अब इसको क्या देता हूँ, यूसुफ, ठीक है। ये हम कह देते हैं सर जिया के नाम से था, जिया, और उसमें से नेम हटा दो, एड्रेस ये रन कर देते हैं, तो यहाँ से भी एड्रेस दे देते हैं। इसमें मैं कह देता हूँ लेट्स से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चले। अब देखते हैं दोनों का। अब ये वापस क्या हुआ, क्योंकि आपने जब भी नोड की फाइल में चेंज करेंगे ना gatsby.node.js के में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये होता क्या है, जब स्टार्टिंग टाइम होता है ना, जब ये जाके उस वक्त क्या क्रिएट करता है, उसके पेजेस, ये पेजेस बनाता है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास कितने पेजेस बन गए? सॉरी, यूजर कैसे टैकल करेगा? नहीं यूजर टैकल नहीं करेगा, यूजर टैकल नहीं करेगा इसको। इसका रीजन मैं बताता हूँ, टैकल नहीं करेगा ये मैं बताता हूँ, थोड़ी देर दे मैं बताता हूँ। पहले तो ये देखें, ये समझ में आया आपको कि जब भी आप इस फाइल में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है भाई,
npm स्टॉप start है दोबारा। एंड स्टॉप, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक मिनट दोस्त, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे अभी तो मैं हार्ड कोडेड बना रहा हूँ ना? यस सर। लेकिन जब मैं इसको GraphQL के साथ और हेडलेस कॉन्टेंटफुल के साथ यूज करूंगा तो ये डायनेमिक होगा, ना कि ये हार्ड कोडेड। अब देखें चेंज हो गया, नेम दिया, शायद मैंने एड्रेस यूज नहीं किया, एड्रेस यूज कर लेते हैं यहाँ पर। रिकॉर्डिव और इस div के अंदर एड्रेस कहाँ पे मिलेगा भाई? एड्रेस जल्दी से कोई बता दे, कैसे गेट करूँ एड्रेस को? बिल्कुल सही किया, पेज कॉन्टेक्स्ट पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वहां से जो हम भेजते हैं डॉट एड्रेस। ये देखें मैंने इसके अंदर चेंज किया तो क्या मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ा? नहीं सर। नहीं। क्यों? सर ये क्लाइंट साइड है। क्योंकि पेज बन चुका था। अब इसके अंदर मैं CSS चेंज करूं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लाइंट साइड वाला वही वाली बात है कि आपकी जैसे रिएक्ट अपडेट हो जाती थी, यहाँ पे ये अपडेट हो गया। समझ में आती है बात? सर ये अब Node.js की वजह से? हाँ, नोड की वजह से। नोड सर मतलब यही वही है ना, जब हम चलाने जाते हैं ना अपनी गेट्सबी को, तो ये नोड के सर्वर की मदद से हमारे पेजेस क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो नोड की वजह से ये हो। अब मैं जाता हूँ यूसुफ के ऊपर। ये डायनेमिक पेज था, एक मैंने और पेज क्रिएट किया था जिसका नाम था यूसुफ। तो ये देखें यूसुफ आया, उसमें एड्रेस लाहौर आ गया एंड व्हाटएवर। बिल्ड टाइम, ये बिल्ड टाइम आपने पेज क्रिएट किया। सर पेज पे जब क्रिएट करेगा, जब पेज क्रिएट कर रहा होगा तो हमें जब रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पेज के अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो फिर वो लाइव मतलब वो रन टाइम पे भी चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तो ये हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है ना काम? सर दोबारा रिपीट करें प्लीज, क्या भाई बोला? सर ये हार्ड कोडेड है सर। ये हार्ड कोडेड है ना? अब मैं अगर ये कहूँ लेट्स से दिस माय डायनेमिक, बल्कि हम लोग फ्रूट्स पे थे ना, फ्रूट्स पे थे तो हम कह देते हैं फ्रूट्स, ऐसे ही दिल चाह रहा है। मतलब सर अरे के ऊपर मैप वगैरह और एग्जैक्टली, तो ये डायनेमिक हो गया ना। अब ये एरे भी मेरे पास अभी कौन सी होगी थोड़ी देर के लिए? यार कोई माइक प्लीज म्यूट कर दें। API से आ जाएगा ये डेटा। एग्जैक्टली। सर ये तो PHP वाला जो वर्डप्रेस में हम यूज करते हैं डायनामिक पेजेस बनाने के लिए, उसी में भी इसी तरह चलती है। अच्छा यार, मुझे उसका आइडिया नहीं है दोस्त यार। लेकिन सर हम यूजर को अरे में मतलब ऐड करने के लिए तो देंगे ना। हाँ डेफिनेटली आप कॉन्टेंटफुल से लेके आएंगे। अभी ये हार्ड कोडेड है, दिस इज हार्ड कोडेड फॉर नाउ, बट आगे जाके हम ये डेटा कहाँ से लेके आएंगे? कॉन्टेंटफुल। किसी की एक माइक की वजह से नहीं ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज सही आ रही है। ओके, तो ये फ्रूट्स हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करता थोड़ी देर के लिए। यही वाला मैंने कॉपी किया, बंद करता हूँ इसको। क्या करेंगे? सिंपल सा जैसे लूप लगाते हैं वो करेंगे। दिस डॉट मैप, मैप में से यहाँ से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर मैं कोई भी नाम ले सकते हैं तो मैं कहता हूँ स्लग। यूजुअली पीपल्स आर कॉल्ड स्लग। व्हाट इज स्लग? इसका भी देखते हैं। इसको मैं डायनेमिक बनाता हूँ। इसमें मैंने कौन से नाम से पेज बनाया हुआ था? अच्छा, इसमें कोई नाम से पेज नहीं बना हुआ है ना, तो यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं मेरे पास होगा डैश स्लग, ठीक है। स्लग टेम्पलेट अभी यही रहने देता हूँ। कोई मसला इसमें टेम्पलेट में? सर डेटा को यूज करना सर। नो सर, नहीं ना, तो अभी मैं ऐसे ही जाने देता हूँ और स्लग को मैं कह देता हूँ टू
अपर केस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, एड्रेस की जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप लोगों को नजर आए सिर्फ मैं कह देता हूँ जैमी फ्रूट, ठीक है। अच्छा भाई वही वाली बात कि भाई हमने नोट के अंदर चीजें चेंज की हैं, वो कहता भाई चेंज करो, तो आप क्या करो, उसको स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी इसको स्टार्ट होने, तो अब ये देखिए कितने पेजेस बन गए मेरे पास, ये दो भी मैंने बनाए थे। अब मैं जो पेजेस बना रहा हूँ वो किससे बना रहा हूँ, मैप से, एरे की मदद से। शॉर्ट अभी थोड़ी देर के लिए एरे की मदद से, ठीक है। सर्वर चल रहा है, ठीक हो गया भाई। थोड़ा सा मैं मिस्टेक करके एंटर कर देते हैं। सर अभी तो हमने 3 पेजेस के नाम तो ये दिए थे, देखें मैंगो वगैरह के। ये रहे फ्रूट, बनाना और मेलन। अब मैं और मजीद अगर बनाने तो इस एरे में फिर दोबारा ऐड करना एग्जैक्टली हाँ, ये डायनेमिक हो गया ना। अब आपको बस इस एरे के अंदर, या तो अभी तो ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं काम कर सकता हूँ ना भाई। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बना दूं कि मैं कहता हूँ भाई स्लग होगा, जो स्लग होगा आपका क्या, मेलन, बनाना और हम ले लेते हैं ऑरेंज। और इसके बाद हो कंटेंट सकती है सेम होगा। नहीं भाई, कंटेंट सेम होगा तो फायदा क्या हुआ, कंटेंट मतलब स्कीमा प्रॉपर्टी सेम होंगे ना, स्लग, डिस्क्रिप्शन या और भी आपको कोई वैल्यूज पास करनी हो जो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो हम यूज करेंगे ना। ठीक वही मतलब, हाँ सही है। फिर उसके बाद वो उस पेज में जाके हम जो भी उसकी डेफिनेशन बनाना हाँ चाहें, आप, हाँ फिर यहाँ से अगर 10-12 और प्रॉपर्टीज हैं तो फिर सारी प्रॉपर्टीज आप उसकी मदद से यहाँ पे भेज भी तो सकते हैं ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारा डेटा अभी हमने हार्ड कोडेड डाला हुआ है। हार्ड कोडेड एड्रेस से हमने डायनेमिक पेजेस बनाए, लेकिन आगे जाके हम किससे डायनेमिक पेजेस बनाएंगे, कंटेंटफुल से। कंटेंटफुल से। तो ये समझ लीजिए फ्रूट्स है, अगर मैं इस फ्रूट की जगह आवाज अटक गई सर आप। आवाज नहीं आ रही सर। यार किसी ने वो उसका इंस्टॉल कर लिया है गैट्सबी का? क्लास के बाद करेंगे। यार मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई मुझे गाइड कर देगा? मैंने उसकी CLI जो भाई जो एरर आ रहा है ना उसको उठा कर गूगल करो, जगह क्या आ रहा है। तो गेटवे की CLI मैंने CLI अलग से इंस्टॉल किया, उसके बाद हो गया। हाँ मैंने CLI इंस्टॉल कर लिया। अब मैं उसकी एक कमांड चला रहा हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है। आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्या एरर आ रहा है, वो कर लेंगे, सिंपल है। कमांड यही वाली है जो मैंने चैट में भेजी है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो शायद चलते। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ गई है। सॉरी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा मेरी स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं है। अच्छा जी, तो जिस तरीके से हमने फ्रूट्स बनाए थे, अब मैंने इसको कौन सा बना दिया, ब्लॉक्स का डेटा बना दिया। देखें तो जैसे सर्वर से डेटा आ रहा है, ब्लॉक रिएक्ट, ब्लॉक एंगुलर, ब्लॉक व्यू। तो अगर ये इसके ऊपर लूप लगेगा तो स्लग के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लॉक 1 रिएक्ट, ब्लॉक एंगुलर, ब्लॉक रिएक्ट, ऐसे चल रहा होगा, व्यू एंड सो ऑन। जी सर। तो अब पहले ये वाला जो टेम्पलेट था, ये मुझे कैसे पता चला भाई, ये जादू कैसे हुआ कि ये मैंने ऐसे कैसे बना लिया कि इसी तरीके से बनेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि गैट्सबी के अंदर डायनेमिक पेजेस इस तरीके से बनेंगे? इसका टेम्पलेट तो डिजाइन होता है ना, टेम्पलेट तो ऐसा ही है जो इनिशियल टेम्पलेट होता है, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए ना ये हुआ कैसे। ये एक्चुअली अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना गैट्सबी की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से बनेगा। तब ये देखिए ब्लॉक्स बन गए, पहले फ्रूट्स से ब्लॉक्स बन गए। इस तरीके से कोई भी रियल एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अब डेफिनेटली जब ब्लॉक्स होते हैं तो ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, प्रोफाइल इमेज कब क्रिएट हुआ, वो उसकी पूरी HTML आती है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होती है ना। जी सर। जी। तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर वो क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर नेम आ गया, ब्लॉक का स्लग आ गया। स्लग का मतलब होता है कि जो आप यूआरएल के अंदर शॉर्ट स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं ना, जिसकी मदद से वो डायनेमिक बनता है व्हाटएवर। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे स्लग के अंदर प्रोडक्ट आईडी भी यूज कर लेते हैं, जैसे दराज वगैरह यूज करता है, तो उसको हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग के लिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम की जबान में उसको स्लग कहता है। ठीक है, तो ठीक है, मोर और लेस गुड इनफ हो गया क्रिएट पेजेस। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो क्रिएट पेजेस में? उसमें अरे यूज किया, तो अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफाइन करते हैं काइंडली। अभी कर देते हैं इसके अंदर ना। जी जी सर, ठीक है, ये कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, क्या मसला इसमें? नेम सर सीएसएस भी अप्लाई कर, सीएसएस तो आप डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर देंगे ना यहाँ पे, तो ये वाला काम तो एचटीएमएल सीएसएस वाला तो आप कंपोनेंट के अंदर करेंगे, सिंपल सा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। वो तो रिएक्ट वाला पूरा प्रोसेस है पुराना। तो ये ऑब्जेक्ट तो आपने बना दिया, ठीक हो गया, लेकिन सर जब हम मैप चलाएंगे, ठीक है, तो फ्रूट डॉट, अब फॉर एग्जांपल मैंने एंगुलर का ऑब्जेक्ट मैं करके दिखा देता हूँ, माय डिस्क्रिप्शन फॉर एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है क्रिएटेड बाय ये भी आता है हमारे पास, तो ये भी कर लेते हैं, सिंपल सा ABC। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉमा देके पेस्ट। ठीक है, व्हाटएवर जितनी दफा पेस्ट किया मैंने उसको। हम कह देते हैं भाई ये अली भाई ने किया है, ये मंसूर भाई ने किया हुआ है, ये मोहसिन भाई ने किया हुआ है, और ये दानियाल भाई ने किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़े नाम चेंज नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर रिएक्ट की जगह इसको कह देते हैं एंगुलर की जगह हम कह देते हैं व्यू की जगह हम यहाँ पे कह देते हैं इसको नोड। ठीक है, तो ये सारे हो गए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 3 एंड व्हाटएवर। इसके बाद हम ले लेते हैं पोस्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे एंगुलर कर देते हैं, एंगुलर ब्लॉक व्यू और ठीक है नोड। ठीक है जी, अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसका नाम भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो फिर इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, ब्लॉक्स कर देते हैं, तो उसकी जगह ब्लॉक्स कह दिया, ब्लॉक्स के अंदर आ गए। यहाँ पे ब्लॉक की जगह ब्लॉक ही रहने देते हैं। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या मिलेगा, यही सारी चीजें मिलेंगी ना। तो स्लग की जगह मैं कह देता हूँ आइटम, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ आइटम डॉट स्लग, पॉसिबल है वैसे ही है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ डॉट आइटम। अब क्या होगा जरा बताएं, ये मैं कर चुका हूँ। बताएं सर, लेकिन यहाँ पर एक बात कंसर्न में, पाथ जो है वो आइटम डॉट स्लग से पाथ ले लेगा। सही है, और नीचे आइटम्स को स्प्रेड कर, मतलब जो ब्लॉग है उसको बाकी रिमेनिंग कंटेंट्स हैं उनको स्प्रेड कर। सर ये कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रॉप्स पास होंगे ना हमारे? हाँ, ये इसका डिफाइंड है। हाँ, ये डिफाइंड है कि आपको इसी तरीके से पास करना, पाथ, कंपोनेंट और कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी आप चीजें देंगे वो पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहाँ पे मिलेगा आपको, अपने कंपोनेंट में। पेज कॉन्टेक्स्ट टैब जो है। सर ये आइटम डॉट स्लग क्या कर रहा है? आइटम डॉट स्लग एक्चुअली ये आपका यूआरएल बना रहा है, डायनामिक यूआरएल। ठीक है, आतिफ गफूर साहब, अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाएं तो मजा आ जाएगा। सर बच्चे को भी साथ टीच करवा रहे हैं।
अच्छी बात है अगर सीख जाए, लेकिन दूसरे डिस्टर्ब ना हो ना उससे। खैर चले, ओके अब बनाए। और कोई सवाल अभी पूछिए जल्दी से। जो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आ रही थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। आइटम डॉट स्लग से इसने क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया। स्लग क्या है हमारे पास, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड सो ऑन, जो भी हो सकता है आपका। अब क्या होगा, इस वाले पेज को हमने कंपोनेंट बना दिया है, तो यहाँ पे सारी चीजें हमें कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलेंगी। तो अब मैंने अपने आइटम को ओपन करके स्प्रेड कर दिया। तो क्या होगा, अब कंपोनेंट के अंदर पेज डॉट इंडेक्स, पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारे आइटम मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, नेम, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड बाय। ठीक है, मैं एक इसको कॉपी करता हूँ और लेके चलता हूँ उस कंपोनेंट के अंदर, ताकि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, ये रहा पेज और कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए मैंने यहाँ पे आ गया ये लेके। अच्छा जी, पहले पेज और कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेम मिलेगा, बिल्कुल नेम मिल गया। स्लग की अभी मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेना है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं DESC और उसको कह देते हैं डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद क्या है, क्रिएटेड बाय। ठीक है, यहाँ क्या देते हैं, क्रिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग, और ले लेते हैं, क्या लेंगे, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएटेड बाय। तो होपफुली सारी चीजें सही चलेगी। चलें इसको सेव करता हूँ और इसको भी सेव करता हूँ। तो ये कहता है कि नोट के अंदर आपने चीजें चेंज की है तो भाई स्टार्ट कर दो। स्टार्ट बिल्डिंग। अच्छा जी, सर्वर बन गया। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये वाला राउट ही मौजूद नहीं है, हमने चेंज कर दिया। अब हम जाते हैं, एप्लीकेशन चल गई। गलत राउट डालेंगे तो हमारे पास सारे राउट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए सारे राउट्स आ गए, ब्लॉक 1 2 3 4। 1 पे जाएंगे तो ये देखें रिएक्ट और माय डिस्क्रिप्शन फॉर रिएक्ट, और ये अली। डॉलर क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये जरा मैं जल्दी से देख लूँ। ये अच्छा सॉरी, यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा, मैं कॉन्केट करने वो टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग यूज कर रहा था। हाँ ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हम रिएक्ट में तो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करने की जरूरत नहीं। सर गलत ब्लॉक डालने पे ये सारा उस पे उसकी कोडिंग कहीं पे हुई है? नहीं, ये गेट्स भी खुद करता है। गेट्स भी ने एक अपना पेज बनाया हुआ है 404 का। तो जैसे ही 404 जाता है तो ये अपना डिफॉल्ट 404 पेज दे देता है। हम कस्टम 404 पेज बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, वो हम बनाएंगे, कस्टम 404 पेज भी बनाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो ये देखिए ये तरीका है इसका। तो इससे थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है, जितने राउट्स बने हुए होते हैं ना वो दिखा देता है। अब देखिए 2 पे आया तो ये एंगुलर का ब्लॉक था, मंसूर भाई ने बनाया था ये, और इसी तरीके से ये नोट का था, दानिया भाई ने। तो ये क्या इसी तरीके से आपको दराज का नजर आता है? आप दराज की किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यही होता है ना, प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज आ रही होती है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, नीचे उसके कमेंट्स आ रहे होते हैं। यस सर। कैसा है? तो वो उनकी टेम्पलेट है। अब आप अपनी टेम्पलेट बना लें, वो उन्होंने अपनी बनाई है। हम क्या ब्लॉक की टेम्पलेट बना सकते हैं? यहाँ पे ऊपर हेडिंग आ रही हो टाइटल करके, उसके नीचे टाइम आ रहा हो, क्रिएटेड बाय आ रही हो, प्रोफाइल इमेज आ रही हो, नीचे पे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इसकी पूरी डिटेल आ रही हो ब्लॉक की, ब्ला 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 ब्ला। पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चले ये हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई मसला आप समझ में आया? थोड़ा सा डायनेमिक पेज किस तरह बने हमने यूज भी करके देखे। और कोई सवाल हो तो पूछे, वरना फिर आगे चलते थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप। सबको क्लियर है? बटन पे डायनामिक पेज पर रीडायरेक्ट करना, तो उसी तरह चाहते हैं तो गेट्स भी Node.js में जाएंगे। क्या क्या वापस बोलिए, क्या कह रहे हैं? सॉरी आवाज नहीं है आपकी। सर
हम बटन से सर मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करते हैं ना, तो अगर इसको डायनेमिकली जो पेज किया उसको भी गेट से लिंक इंपोर्ट करके डायरेक्ट करवाएं। देखिए एक्चुअली जो बटन पे होता है तो बटन पे नेविगेशन हम करवाते हैं ना, डायनेमिक राउट तो नहीं बनाते ना बटन पे। नेविगेशन पे सर लिंक कर देंगे जो रोड को, हाँ लिंक कर देंगे। और लिंक कहाँ से मिलेगा आपको? गेट्सबी से मिलेगा, हमने शायद देखा था लास्ट टाइम, ये रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखें गेट्सबी से लिंक मिलेगा। जैसे लिंक के अंदर हम यूजुअली रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, सेम वैसे ही यूज करेंगे। रिएक्ट के अंदर भी तो आप यही करते हो ना, लिंक के अंदर पाथ बताते हो ना, यहाँ जाना है, तो पाथ तो ऑलरेडी आपको पता होगा ना कि कहाँ जाना है। हमने जो डायनेमिक पेज बनाए होते हैं उनका तो हमें पता नहीं होता कि पाथ क्या होगा, वो तो कॉन्टेक्स्टफुल से आएंगे, तो उनका अगर हमने कहीं लिंक लगाना तो वो कहाँ लगाएंगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा भाई कोई जवाब देगा इनका? क्योंकि ये कह रहे हैं कि यार हम तो ये पेज डायनेमिकली बना रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट पे जाना है, लेट्स से कैसे नेक्स्ट पे जाना है, कहाँ गया रिएक्ट से मुझे एंगुलर पे जाना है। एक मिनट पहले आप ये सोचें कि मुझे जाना है रिएक्ट से एंगुलर पे, या तो एंगुलर से वापस बैक करके कहाँ जाना है, रिएक्ट पे, क्या करूंगा? सर डेटा तो हमारे पास वैसे मौजूद है, हम उसको कहीं और यूज कर लेंगे। बिल्कुल, ये डेटा तो आपके पास आएगा ना किसी न किसी एरे के अंदर। तो जब आपने कभी देखा होगा नीचे ऑप्शन आता है क्या, नेक्स्ट या तो प्रीवियस, यस बैक का, प्रीवियस का है, नेक्स्ट का, प्रीवियस या बैक या व्हाटएवर जो भी आप कह लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ भाई, क्या ये अगर आपके पास आ जाए तो क्या आप ये बना सकते हो? जी सर, प्रीवियस मैं बना सकता हूँ ना भाई, यहाँ पे आऊं कहूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर क्या दे दूं, इसके अंदर से मुझे अब क्या मिलेगा? अब मैं इस पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे मुझे यहाँ से इंडेक्स मिलता है ना, और मैं यहाँ पे कह दूं ब्लॉक्स इंडेक्स प्लस वन, और प्रीवियस के अंदर क्या दे दूं? प्लस माइनस वन माइनस कर दें। तो ये क्या पॉसिबल है? वैसे ये ऐसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ सर। हो सकता है, यस सर, पॉसिबल है ना। तो क्या यहाँ पे मुझे पूरा ऑब्जेक्ट देना चाहिए या यहाँ पे सिर्फ स्लग भी दे दूं तो चलेगा? सर खाली स्लग दे दें क्योंकि पेज तो जनरेट हो चुका है। एग्जैक्टली, पेज ऑलरेडी हमारे पास जनरेट हो जाएगा इसकी मदद से, और ये हमारे पास होगा लिंक होगा किसके लिए? नेक्स्ट पे जाना है या तो प्रीवियस पे जाना है। तो पॉसिबल है ना, मतलब ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि जो इम्पॉसिबल हो, प्रोग्रामेटिकली तो हम कर सकते हैं ना ये काम। और ये वाला नेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे? हमारे इसके अंदर यहाँ पे होगा लिंक, एग्जैक्टली यहाँ पे लिंक होगा आपके पास, और लिंक के अंदर आप नेक्स्ट टू के अंदर क्या यूज करेंगे? पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, एग्जैक्टली ब्लॉग, और क्योंकि पेज आपका स्टार्ट किससे होता है? अब यहाँ पे आप यूज कर लें पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, और क्या ये बन गया वैसे ही जैसे होता है somehow? ये वाला लिंक मिलेगा आपको कहाँ से? गेट्सबी से। बिल्कुल सही था, गेट्सबी से। ये ले, बन गया आपका नेक्स्ट। सर यानी कि हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, मैन्युअली जहाँ पर जैसे अभी किया है कि लिंक लगा के नेक्स्ट का उसको कमांड दे दें, मतलब इस पेज पे जाएगी, तो यहाँ फिर हम डायनामिक वहीं से उसको पास कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस को। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट और प्रीवियस को हमने पास किया हुआ है, ये ठीक हो गया सर। सर आज की क्लास लंबी चलाए हैं सर, हफ्ते बाद तो फिर चले जाते हैं सर जल्दी जल्दी। ये तो है, लेकिन खैर लिमिटेशन सम होती है। खैर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लियर है, अब आगे चलें। और कोई सवाल? सर क्या ये कोड भी अपडेट रेपो पे ना? कोड अपडेट, ठीक है मैं कर देता हूँ, इसी को अपडेट कर देता हूँ। जी सर,
अब इसके अंदर देखें क्या है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो प्रोग्रामेटिकली क्रिएट पेज कर रहे थे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्लाइंट ओनली राउट्स। क्या मतलब इसका, क्लाइंट ओनली राउट्स? मतलब सर सर्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी इसमें, शायद सिर्फ फ्रंट एंड पे राउट्स हो रहे होंगे। सर जो हमने वहां पर शायद यहाँ पर पास कर देंगे और क्लाइंट यहीं से उसको डील करेंगे, यहीं से एक्सेस कर लेंगे, कुछ ऐसा ही है। चले देखते हैं क्या करता है, मैं आप लोगों के साथ ही देखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है। पहले तो ये देख लें, इम्प्लीमेंट गेट्सबी एपीआई ऑन क्रिएट पेज। हम ऑन क्रिएट पेज पे ही काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कोड आफ्टर एवरी पेज इज क्रिएटेड। ये जब भी चलेगा जब एक पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमने क्या किया, हमने पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ एक्शन लिया था, ऐसा ही था। अब हमने क्या ले लिया, पेज भी ले लिया, ठीक है। अब पेज में हम चेक करेंगे, पेज को मैच करो, और ये कहाँ पे आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, स्टार्ट किससे होना चाहिए, ऐप से, स्लैश ऐप से। तो हम यहाँ पे बता रहे कि यार अगर ये बन जाए तो इसको क्या करो, राउट्स ओनली ऑन द क्लाइंट, यानी क्लाइंट की तरफ इसके राउट्स बनने चाहिए। यानी ये ऑलरेडी काम हो चुका है अभी, अगर आप गौर से देखो। सर मैच की पैरेंथेसिस में रिजेक्ट्स लिखी हुई है। यस, ये रिजेक्ट्स है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रिजेक्ट्स एक्सप्लेन कर दूं यार, रिजेक्ट्स बिल्कुल ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप रिजेक्ट्स पढ़नी है ना तो बहुत लेंथी टॉपिक है, मतलब इतना इजी नहीं है। जो यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये क्या पॉइंट है, स्टार्टिंग। यानी ये दो स्लैशेस अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है किसके, रिजेक्ट्स के, ठीक है। अब हम बता रहे हैं हेड का, यहाँ पे स्लैश का मतलब ये होता है हेड, सिर्फ हेड का मतलब ये होता है एग्जैक्टली के स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है एंडिंग। स्टार्टिंग हम रिजेक्ट्स में शो करते हैं हेड से, और एंडिंग हम शो करते हैं डॉलर से, ठीक है। अगर आपको देखना हो ना कि लेट से आप कहते हो कि यार एंडिंग होनी चाहिए किसके साथ, ऐप के साथ, तो आप क्या करोगे, डॉलर लास्ट में लगाओगे। और अगर आप कहते हो कि स्टार्टिंग होनी चाहिए किसके साथ, ऐप के साथ, तो फिर आप क्या यूज करोगे, हेड। क्लियर है? अब ये वही है कि ये पूरी रिजेक्ट से रिलेटेड चीज है। अब ये हमने ये दो चीजें क्यों यूज की, मैं तो ऐप तो ऑलरेडी कह ही रहा हूँ आपको, लेकिन ये दो चीजें क्या, हेड का मतलब ये हो गया स्टार्टिंग, लेकिन इन दोनों चीजों का क्या मतलब है, दो ये क्यों आ रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैशेस? सर वो उसको स्पेशल कैरेक्टर को एस्केप करने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, एग्जैक्टली। अगर आपको डायरेक्ट करना हो हेड ऐप, तो ये तो बहुत सिंपल था कि हमने स्टार्ट हो किससे, ऐप से, लेकिन हमारा जो राउट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, स्लैश ऐप से, फॉरवर्ड स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश से। तो इसके अंदर जब भी आपको डायनेमिक डायनेमिक क्या कह रहा हूँ, जब भी कोई इसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं ना, लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स, तो फिर आपको उसके साथ क्या यूज करना पड़ता है, बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश के बाद हमने कहा फॉरवर्ड स्लैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड स्लैश के लिए हमने यूज किया। अगर लेट से अगर आपके पास कभी ये आ जाए इन्वर्टेड कॉमा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए भी आपको क्या यूज करने पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश एंड देन यस। तो ये इसका रिजेक्ट्स लिखने का तरीका है, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई स्टार्ट हो किससे, इसे स्लैश ऐप से। सर इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं ना? हाँ, एस्केप कैरेक्टर्स, यस। तो यहाँ पे रिजेक्ट्स मस्ट होगी या कोई अल्टरनेट भी है? रिजेक्ट्स आसान तरीका है। अगर यहाँ पे अल्टरनेट रिजेक्ट्स के अलावा फिर आप हार्ड कोडेड कर सकते हैं, पेज डॉट पाथ इज इक्वल्स टू दिस, ये भी पॉसिबल है। या इंक्लूड यूज कर सकते हैं, कंटेंट यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका लोग यही कहते हैं कि रिजेक्ट्स यूज कर लें। तो हम यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट साइड आउट से लाइक ये वाले जो पेजेस हैं, तो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई अगर ये हो तो ही ये करना है ये काम, कि क्रिएट पेज करो, वरना तो पेज ही नहीं बनेगा। अब हम इसको जरा करके देखते हैं कि एक्चुअल देखते हैं कि इस पेज में क्या आता है, और एक्शन तो आपको पता है कि एक्शन के अंदर से हमने ऑलरेडी क्रिएट पेजेस लिए हुए थे। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जरा कंसोल, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज।
सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा पेज नंबर लाइन नंबर 11। अच्छा जी, लाइन नंबर 11 ये, ठीक है मैं बता देता हूँ। हम लोग है स्टेप नंबर 7 पे चलें। सबसे पहले तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 7 पे। सर ये हमारी कितनी क्लासेस बाकी रह गई हैं इस क्वार्टर की? यार इसकी इस क्वार्टर की तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी हम गेट्सबी की बात करूं सर स्पेशली, तो गेट्सबी की अभी आपकी 2-3 क्लासेस और होंगी या मैक्स 4 हो जाए कंटेंट फुल के साथ। और गेट्सबी के बाद क्या है सर? गेट्सबी के बाद हमारे पास ग्राफक्यूएल है, सर्वर साइड ग्राफक्यूएल साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी 2 पेजेस बने हुए हैं। कौन से? अबाउट और ऐप। अच्छा सर, हमें नोड.जेएस पढ़ाया जाएगा? नोड.जेएस आपके पास 4th क्वार्टर के अंदर है ना दोस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना? 4th क्वार्टर के अंदर AWS के साथ नोड.जेएस भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके सर क्विज वगैरह कब तक हो रही है? सॉरी, क्विजेज वगैरह कब तक स्टार्ट हो रही है? क्विज यार अभी मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा जी, चलें अब हम आते हैं इसमें थोड़ा सा कंसोल लगा के देख लेते हैं भाई कि ये जादू चल क्या रहा है। हम देखते हैं एक्शन में पूरा क्या मिलता है। एक्शन और एक चेक कर लेते हैं पेज में क्या मिलता है। ये इसका मतलब क्या है? अच्छा जी, वही वाली बात, इसको होने देते हैं। अच्छा जी, अभी जो हमने ये गेट्सबी नोड से क्या था, ये क्या करता था, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन होती थी और उसके बाद हम देखते थे तो वो सारे हमारे लिए पेजेस क्रिएट करके हमें देता था क्रिएट पेज में, ऐसा ही था। जी सर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम अगर आपको दिखाएं तो जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग करते थे, तो रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती थी वो कौन सी राउटिंग कहलाती थी, या किसी को पता है वैसे? सर क्लाइंट साइड राउटिंग। जी, क्लाइंट साइड राउटिंग। तो क्या गेट्सबी के अंदर हमारे पास क्लाइंट साइड राउटिंग मौजूद है? नहीं सर, क्योंकि पेजेस तो सर्वर बना रहा है। हाँ नहीं, हमारे पास क्लाइंट साइड राउटिंग भी मौजूद है, ये एक इसकी ब्यूटी है। सर्वर साइड तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है ही। अगर हम क्लाइंट साइड राउटिंग बनाना चाहें तो हम वो क्लाइंट साइड राउटिंग बना सकते हैं। उसके लिए हमें लेकिन एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसका नाम क्या है? यस, राउटर। हम लोग वैसे रिएक्ट के अंदर यूज करते थे रिएक्ट राउटर डॉम, ऐसा ही था ना? लेकिन अगर मैं गेट्सबी में कोई राउटर यूज करूंगा तो वो कौन सा राउटर है मेरे पास? रीच राउटर। ठीक हो गया जी। सर मुझे यहाँ पे ये बताएं फिर, लिंक तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, जो राउट करवा रहा है, तो फिर हमें राउटर इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? राउटर इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? लिंक तो हमारे पास, इसके काम कर तो सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लाइंट साइड राउटिंग के लिए यही है कि अगर मैं स्पेसिफिक किसी पाथ को दे के अगर करना चाहूँ तो ये वो भी कर सकता हूँ। लेट्स से अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर दे मुझे, अभी उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो ये देखें आपके पास कितने पेजेस मौजूद हैं, अगर मैं गलत टाइप कर दूँ तो।
अबाउट और तीन ऐप। तो क्या ऐसा ही है, ये रहा ऐप, ये रहा अबाउट और ये रहा इंडेक्स। अब देखिए क्लाइंट सर्वर राउटिंग के अंदर ये चीज आ गई मेरे पास। क्लाइंट वन क्या है, दिस इज अ क्लाइंट वन पे, ठीक है। अब ये डायनेमिक राउटिंग नहीं है, अब ये क्लाइंट साइड राउटिंग है, मतलब इसके लिए उसको सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, हमने क्लाइंट साइड पे इसको हैंडल किया। कैसे बताता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले इंडेक्स स्टार्ट होता है, इंडेक्स के अंदर भी हमने लेआउट दिया हुआ है। तो लेआउट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है पहले वो देख लेते हैं। टाइटल 1, इसका नाम स्पेसिफिक दूं ताकि आप लोगों को पता चले। क्या दिया हुआ है मैंने इसका नाम, साइट टाइटल लेआउट। तो लेआउट का मतलब ये होगा कि साइट टाइटल के अंदर जो आ रहा है वो लेआउट है, ठीक है। यस लेआउट से आ रहा है, ये लेआउट है। लेआउट के अंदर ये अबाउट का पेज आ गया आपके पास, ये रहा, और ये इसका चिल्ड्रन है, डेफिनेटली जो हम चिल्ड्रन देंगे। ये अबाउट का पेज कौन सा पेज है, ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम अबाउट, फ्रॉम सर्वर साइड लेआउट। अभी लेआउट के अंदर रखा हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आ रही है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए आ कहाँ से रहा है। पहले तो आपने देखा कि यार ये मेन, एक मिनट, पहले ये देख लें आप कि ये लेआउट में स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडेक्स से। इंडेक्स में लेआउट मौजूद है। लेआउट के अंदर आके हमने हर चीज को लेआउट टैग कर दिया, ठीक है, कि ये फ्रॉम लेआउट है और ये फ्रॉम लेआउट है, ठीक है, अबाउट फ्रॉम लेआउट। और यहाँ तक कोई मसला ऐसी चीज, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं आपको पता होना चाहिए। ये चीजें index.html के अंदर लगी हुई हैं। अब ये, ठीक है, अब ये क्या है, हेडर, और ये होम पेज आप, ठीक है, टेक्स्ट दिया हुआ इन शॉर्ट, ये टेक्स्ट दिए हुए आपके दोनों, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा टेक्स्ट है। असल चीज ये होती है, यहाँ पे हमने एक लिंक बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, /app और पेज 1। ऐसा ही है क्या, पेज 1 यहाँ पे मौजूद है, पेजेस के अंदर पेज 1 मौजूद है, तो ये कैसे जा रहा है। हमने ये कहीं पे डिफाइन किया हुआ है कि यार अगर /app करके कोई भी राउट आ रहा है ना उसको अलाउ करो। क्या कहा है हमने, /app करके कुछ भी आ रहा है तो उसको अलाउ करो। अगर मैं /app करके कुछ भी आ रहा हो तो उसको अलाउ ना करता तो वो फिर मुझे रिटर्न क्या करता उसके बिहाफ में, 404 बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया हुआ है कि भाई ये मैं क्लाइंट साइड राउटिंग करने जा रहा हूँ। अब /app करके मैं कुछ भी दूं ना तो उसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना, अलाउ कर देगा, अलाउ करना है। कहाँ पे मैंने बताया, मैंने यहाँ पे बताया सर, वो गेट्सबी नोड में जो हमने वो यूज की रिजेक्ट। ये देखें, मैं आपको पहले एक और चीज दिखा दूं। ये वाले कंसोल्स कहाँ पे आएंगे, कोई बता सकता है, वैसे ऐसे ही सवाल है जनरल सा। सर ये टर्मिनल में जो सामने आ रहे हैं जी, ये टर्मिनल में आएगा आपके पास। क्यों टर्मिनल में आएगा, क्योंकि ब्राउजर पे नोड का ऐप है जी। सर नोड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है, एक्शंस। अब देखें ये एक्शंस के अंदर क्या हमने क्रिएट पेज यूज किया हुआ है। यस, इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें मौजूद है, डिलीट पेज, डिलीट नोड, डिलीट, और इस तरीके से सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्रिएट, यानी ये तो ठीक है। अब पेज के अंदर असल देखते हैं कि पेज के अंदर क्या मिल रहा है। अब ये देखिए पेज के अंदर क्या मिल रहा है, हम जब जाते हैं तो पेज के अंदर मिलता है हमें पाथ, ये रहा। जब इसने देखा कि अगर पेज के अंदर जो पाथ आ रहा है वो स्टार्ट किससे हो, /app से, यस सर, तो उसको एक्सेप्ट कर देगा, ये जाने देगा, मैच कर देगा, कुछ भी इसके अंदर आएगा उसको जाने देगा और क्रिएट पेज कर देगा, ठीक है, लाइक दिस। ये क्रिएट पेज तो हमने देखा हुआ है। ये क्रिएट पेज कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, अगर मैं देखूं तो फ्रॉम, सर ये वो डीस्ट्रक्चरिंग की हुई है वहां से, डीस्ट्रक्चरिंग की हुई है। एक्चुअली एक्शन से रहा था, एक्शन डॉट क्रिएट पेज, और जो भी पेज में चीजें आ रही है वो मैंने दे दी। अब देखिए पेज के अंदर इसको यही सारी चीजें मिलती है, देखें पाथ मिल गया, कंपोनेंट मिल गया इसको, और कॉन्टेक्स्ट मिल गया। यही चीजें थी ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। यस सर।
तो ये देखें, ये जब भी मैं हिट कर रहा हूँ ना तो ये चल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से स्लैश अबाउट, तो ये स्लैश अबाउट चला आपका। ये क्लाइंट साइड था, इसलिए ये सर्वर की तरफ से ही चला ये, क्योंकि ये बिल्ड टाइम पे चलता है। ये तो क्लियर है ना, आपको पता है ना, हमने डिस्कस किया था। ये कब चलता है? ये बिल्ड टाइम पे। जब आप लिखते हैं npm स्टार्ट तो वो सर्वर जब बिल्ड हो रहा होता है उस टाइम पे चलता है, एंड आपको पेजेस अवेलेबल हो जाते हैं। सर इसकी लाइन 13 ये हम इसको बता रहे हैं कि स्टैटिक कुछ भी आ जाए, ठीक है, स्टैटिक कुछ भी आ जाए, लाइक app/abc। तो सर जो तो ये देखें, इसको अलाउ किया इससे। ये देखें आप, मजे की चीज देखें, इसने अलाउ किया, वरना अगर मैं कुछ और लिखता हूं तो वो क्या करता है, 404 का एरर दे देता है। अगर मैं ऐप के बगैर एबीसी लिखूंगा तो क्या होगा, 404। लेकिन मैं जब ऐप के साथ कुछ भी लिखता हूँ ना तो वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखें, ऐप एबीसी, जबकि एबीसी मौजूद नहीं है, फू मौजूद नहीं है। ये सर, ये जो पेज आ रहा है, अब ये जो पेज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये पेज आपका लेआउट है। एग्जैक्टली नहीं, ये है डिजाइन है ना, ये देखें, इसीलिए तो मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है टैग आपको, क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। सर हम रिएक्ट राउटर में इसके लिए एग्जैक्ट यूज करते थे। हाँ, इसमें एग्जैक्ट यूज करना नहीं पड़ता, इसके अंदर हमें स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि आप कौन से क्लाइंट साइड राउट बताना चाह रहे हो सकता है ये ऐप है, इसकी जगह आप और भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है, पेज 1। अब ये कैसे पता चला कि ये मैंने पेज 1 बनाया हुआ है, क्योंकि ऐप एक्चुअली जाएगा कौन से कंपोनेंट पे जाएगा, कौन से वाले ऐप के कंपोनेंट पे। यहाँ पे ये देखें आप, लेआउट रैप किया हुआ है, इसलिए ये हो रहा है। अब मैं यहाँ से लेआउट हटा दूं तो क्या होगा, फिर ये भी जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भी नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा, एम्प्टी। ऐसा ही है ना। अब आप देखें ना, यहाँ पे हमने ये स्पेसिफिक लेआउट को रैप किया हुआ है, ओ सॉरी, हमारे राउटर को रैप किया हुआ है किसके अंदर, लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर। अब हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई जब भी ये आए मैच हो तो जो मैच पाते वो स्लैश ऐप है। स्लैश ऐप का मतलब क्या है, दिस वन, ये वाला राउट। अब इसके अंदर जो भी चीज आपने की होगी वो होगा। अब वो कैसे पता चला इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मैंने क्या यूज कर लिया, क्लाइंट साइड राउटर। कैसे ही होता है क्लाइंट साइड राउटर, यस सर। तो ये आपका क्लाइंट साइड राउटर आ गया। अब क्लाइंट साइड राउटर के अंदर देखें, ये मैंने काम किया हुआ है। क्या काम किया हुआ है आपके सामने ही है, राउटर बनाया। उसके बाद अब मैंने क्या बना दिया, सॉरी सर, अगर हेडर फुटर मतलब वो तो हमने सेम ही रखना होता है इसको। हाँ एग्जैक्टली, वो लेआउट के अंदर हमने लिया हुआ है। एग्जैक्टली, लेआउट में रखेंगे। और सर जिनको करवाना हो तो फिर हम अंदर रख देंगे। हाँ एग्जैक्टली, आप इसको हटा दें, फिर आप इसके अंदर ले आए जैसे दिल चाहे। ये पूरी वही है, एप्लीकेशन आप किस तरह डेवलप करते हैं, क्या स्ट्रक्चर आप प्रेफर करते हैं। राउटर के अंदर बेस पाथ आ गया। बेस पाथ के अंदर हमने बता दिया स्लैश ऐप, यानी आप इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे उसका बेस राउट क्या होगा आपके पास, स्लैश ऐप, ठीक है। अब इस हमने बता दिया कि भाई ये कंपोनेंट है और इसका पाथ क्या होगा, अगर इस कंपोनेंट पे जाना है तो पेज 1। वरना तो हम रिएक्ट राउटर के बता देते ना, पाथ अलग बता देते, कंपोनेंट अलग बता देते। इसके अंदर ऐसे बताने की जरूरत है। यस सर, बताते हैं ये वाला कंपोनेंट है क्लाइंट पेज 1, ये इस पे कब जाएगा, जब इस पाथ पे जाएगा। तो इसके अंदर ये देखिए, ये इसको हम कह देते हैं फ्रॉम, कहाँ से, स्लैश, ठीक है। तो हम बैक करते हैं वापस। इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ गो टू क्लाइंट पेज 1, तो ये हमारा क्लाइंट का ऐप का पेज 1 है। ये देखें ऐप के अंदर पेज 1, तो ये देखें ये वाला जो हिस्सा ये कहाँ से आ रहा है आपके पास, लेआउट से। लेआउट से, बिल्कुल सही कहा। और ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है आपके पास, ऐप से। ऐप के अंदर हमने राउटर डाला हुआ। अगर यहाँ पे अगर और भी चीजें डालेंगे तो डेफिनेटली वो चलेगा। अब बताएं, अब क्या सवाल है आपका। ये क्लाइंट साइड राउटिंग आपने देख लिया थोड़ी देर पहले। ये देखें दिस इज क्लाइंट डिफॉल्ट पेज। अब ये देखें ऐप के अंदर स्लैश,
का, ऐप के स्लैश के अंदर हमने इसको डिफॉल्ट दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट कहाँ से आ रहा है देखें आपके सामने, कंपोनेंट के अंदर डिफॉल्ट क्लाइंट, तो ये रहा डिफॉल्ट क्लाइंट, दिस इज, यानी ये कौन सा है, फ्रॉम #/app/ यानी एक्चुअल जो पाथ है वो स्लैश है इसका, और इसके अंदर जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, /page, ऐसा ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखें /page1, और इसका स्पेसिफिक पाथ क्या है, अगर कोई डायरेक्ट /app पे एंटर कर दे तो स्लैश होता है, डिफॉल्ट क्या खुल जाएगा, ये वाला। अब इसके अंदर डिफॉल्ट मैंने ये दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज अ क्लाइंट डिफॉल्ट पेज, और जब कोई स्पेसिफिक पेज 1 पे जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट एंटर होगा। तो ये सारी क्लाइंट साइड डॉटिंग है। अब यहाँ पे देखें सर्वर पे हमने सारे पेजेस नहीं बनाए। सर वो जो एक मसला हो रहा था abc/app, वो फिर भी आ रहा था, चल रहा था, तो वो हो रहा है? वो तो होगा क्योंकि आप तो यहाँ पे अलाउ किया हुआ है ना, यहाँ पे आपने अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे आपने अलाउ किया हुआ है कि /app से कुछ भी आए उसको अलाउ कर दो। /app से आ रहा है, आपने उसको सारी चीजें अलाउ करवाई और उससे पेज बनवा दिया, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसी चीज पे भी जाएगा वो चल जाएगा। अब हाँ, फिर आपको सर उसको रोकने के लिए फिर क्या करेंगे? फिर आपको रोकने के लिए फिर यहाँ पे जो आपने ये क्लाइंट पेज 1 और स्लैश बनाया हुआ है ना, इसको बताना पड़ेगा /1 है क्लाइंट है, तो यानी आप यहाँ पे एक और एरे बना दो फिर, जिसके अंदर आप बता दो कि क्लाइंट साइड राउट्स, अगर आपको ऐसा कोई काम करना है क्लाइंट राउट्स, और क्लाइंट राउट्स के अंदर की कंडीशन से आप खेल सकते हो। लाइक आपको पता होगा डेफिनेटली क्लाइंट राउट तो आपके डायनेमिक बनते नहीं है, तो आपको पता है कि ये क्लाइंट राउट, आप कहते हो कि स्लैश आए या तो /page1 आए तो ये चले, तो फिर आप यहाँ पे बताओ, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी कि भाई ये ऐप से क्लियर होते हुए आया, अब ऐप के अंदर ये मौजूद है और ये मौजूद है, अगर ये या और भी 10-15 राउट्स आपके पास मौजूद है वो है तो आप इसको अलाउ करो, वरना तो आप इसको क्या कर दो 404 दे दो, क्रिएट पेज ही नहीं होगा तो वो 404 दे देगा। ठीक है, यस सर, मतलब ये राउट से नहीं रोक सकते हम इसको, जैसे मेमोरी वगैरह में क्लाइंट साइड राउट है ना, ये आपने स्पेसिफिक राउट देख के आपने कहा जो भी आ रहा है आने दो, तो जो भी आ रहा है वो आने दे रहा है। अब वहां पे जो चीज मौजूद होगी वो दिखा देगा, जो चीज मौजूद नहीं होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 404।